970 ईडीएल ऑफ राजस्थान में ऐसे मरते हो आप एग्जाम, ऐसे गलतियां होती है आपसे एग्जाम में, आपको लगता है सब कुछ आता है, सब 970 लिख रहे हैं। बेवकूफों में राजस्थान की नहीं पूछ रहा हूँ, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन पूछ रहा हूँ। नेशनल वर्ड का मतलब है इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो इंडिया की जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट है उसमें कितनी दवाइयां हैं? 348। अब आ रहे हैं आपके आंसर, पर ये सेकंड अपॉर्चुनिटी एग्जाम में कभी भी नहीं मिलेगी, ये याद रखना। यहाँ आपके पास मौका है, एग्जाम में मौका नहीं होगा उत्तर आप चेंज कर सके। तो आपने देख लिया, आपको लगता है आता है, फिर भी आप गलती करते हैं, यही तो एग्जाम होता है। तो एग्जाम में ये गलतफहमी कभी मत पालना, मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो ये भी आता है, सर जो पढ़ा रहे हैं मैं पहले से जानता हूँ। अब जानते हो तो फिर गलती क्यों कर रहे हो? तो शब्दों को, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़े। NLEM में एन वर्ड पे जोड़ दीजिएगा, ईडीएल बाद में है, पहले एन फॉर नेशनल, नेशनल मतलब इंडिया, और इंडिया की जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट है उसके अंदर जो दवाइयां है वो है 348। अब अगला क्वेश्चन, ईडीएल ऑफ राजस्थान, अब ये तो आप सही बताओगे ईडीएल ऑफ राजस्थान में कितने? अब आप सोच रहे होंगे सर ये बार बार ईडीएल क्यों बोल रहे हैं? बेटा सिलेबस उठा के देख लो, उसमें लिखा ही एसेंशियल ड्रग है, मैं क्या करूं? ये ना बोलूं तो क्या बोलूं? अगर सिलेबस में एसेंशियल ड्रग्स दे रखी है तो इसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। तो मुझे बताइएगा बच्चों, अब ईडीएल ऑफ राजस्थान में कितनी दवाइयां हैं? मतलब ड्रग्स प्लस सर्जिकल प्लस सूचर का काउंट अगर मैं करूं तो टोटल कितना काउंट है ईडीएल ऑफ राजस्थान में? बताइएगा बच्चों। 970। अब आपका आंसर सही है। अब इस 970 को मैं तीन तरह से डिवाइड कर सकता हूं, मेडिसिन, सर्जिकल और सूचर। ईडीएल ऑफ राजस्थान में बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया 970, बहुत बढ़िया शुभम, बहुत बढ़िया, सब सही जवाब दे रहे हैं। पंकज, श्रवण, विकास, बहुत बढ़िया बच्चों, सब सही जवाब दे रहे हो। 970 ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको याद होने चाहिए। ईडीएल की मैं बात करूं, अगर एनएलईएम लिख दिया तो आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर होगा 348। और ईडीएल ऑफ राजस्थान लिख दिया तो 970। अब मैं जानना चाहता हूं 970 का फ्रैक्शन, मेडिसिन कितनी है, सर्जिकल कितने हैं, सूचर कितने हैं? तो आपको पता होना चाहिए, मेडिसिन है 712, 712, 712, 712, 712 मेडिसिन है। सर्जिकल की मैं बात करूं, सूचर की मैं बात करूं, तो आपको पता होना चाहिए कितने सर्जिकल आते हैं, कितने सूचर आते हैं। सर्जिकल आते हैं 181, सूचर आते हैं 77। तो आपको पता होना चाहिए 970 टोटल ड्रग, सर्जिकल और सूचर ईडीएल ऑफ राजस्थान में मौजूद है, जो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में भिन्न भिन्न स्तर पर पहुंचाए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये 970 के 970 ड्रग्स पीएससी सीएससी सब जगह मिलेंगे। ईडीएल राजस्थान की है, पर इसकी भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। ईडीएल ऑफ राजस्थान में 5 सब कैटेगरीज बनाई गई है, एक मेडिकल कॉलेज के लिए, एक आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए, एक आपकी सीएससी के लिए, एक आपकी पीएससी के लिए और एक आपके सब सेंटर के लिए। ईडीएल ऑफ राजस्थान में जो 970 प्रकार के ड्रग, सर्जिकल और सूचर्स फ्री मिलते हैं, जिनमें 7 से 12 मेडिसिन है, 181 सर्जिकल है, 77 सूचर है, ये सब के सब मेडिकल कॉलेज को मिलते हैं 970। पर ये सब के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो वहां 843, कल बताया था मैंने आपको, 843 जाते हैं। सीएससी की बात करें तो वहां 632, 632 जाते हैं। पीएससी की बात करें तो वहां 410 जाते हैं। सब सेंटर की बात करें तो वहां 49 जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेटा कहाँ कहाँ क्या क्या जाता है। तो ईडीएल का मतलब है एसेंशियल ड्रग लिस्ट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी केयर के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने अलग अलग जगह पर ईडीएल में से दवाइयां छांट छांट कर वहां की जरूरतों को पूरा करने हेतु एक लिस्ट तैयार की है। तो ओवरऑल लिस्ट में 970 है जो मेडिकल कॉलेज में जाती है। फिर से सुन लीजिएगा दोबारा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ईडीएल में 843 ड्रग है, सीएससी की ईडीएल में 632 ड्रग है, पीएससी की ईडीएल में 410 ड्रग है और आपके सब सेंटर की ईडीएल में 49 ड्रग्स है। अब आपको कहां की ईडीएल पे फोकस करना है? एक इंपॉर्टेंट शानदार बात आपके लिए, आपको सीएचओ की तैयारी में कहां की ईडीएल को पक्के से तैयार करना है? आपको तैयार करना है पीएससी की। कहां की? पीएससी की। तो पीएससी की ईडीएल में कितनी है? 410। अगर इसको मैं डिवाइड करूं, बोला कितनी मेडिसिन है, कितने सर्जिकल है, कितने सूचर है, तो आपको पता होना चाहिए। तो भैया 410 तो है, पर आपको पता होना चाहिए 329 मेडिसिन आपके पीएससी पर सप्लाई होती है।
तो बेटा टोटल पीएससी पर कितनी दवाइयां सर्जिकल और सूचर जाती है ईडीएल के अनुसार, बताइएगा बच्चों। 410 410। तो 410 दवाइयां पीएससी पर जाती है। और पीएससी की मैं क्यों बात कर रहा हूं, आपको पता है अब सीएचओ बनेंगे तो आपको पीएससी देखनी पड़ेगी। तो बेटा आपको पता होना चाहिए आप जहां पर जाएंगे वहां पर कितनी दवाएं अवेलेबल होगी, 410। इसमें से मेडिसिन कितनी होगी, 329। सूचर कितने होंगे, सर्जिकल कितने होंगे, मात्र 3 सूचर आते हैं। और सर्जिकल की बात करें तो 78 आते हैं। तो सर्जिकल 78, सूचर 3। तो टोटल जोड़ लीजिएगा बेटा, 329 378 की बात करें तो 332 प्लस 78 बराबर 410। तो इस लिस्ट पे अपन फोकस करेंगे। तो एसेंशियल ड्रग आपने जान ली, बहुत सिंपल। विश्व स्वास्थ्य संगठन हमें बता के गया है जो किसी पॉपुलेशन की बेसिक हेल्थ केयर नीड के लिए दवाइयां आवश्यक है वो दवाइयां एसेंशियल कही जाती है। अब बेसिक हेल्थ केयर पॉपुलेशन की बात पढ़ने की तो सब सेंटर की पॉपुलेशन जो है वो पीएससी की नहीं होगी, जो पीएससी की है वो सीएससी की नहीं होगी, जो सीएससी की है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की नहीं होगी, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की वो मेडिकल कॉलेज की नहीं होगी। मतलब ईडीएल वेरी करेगी। और ईडीएल राजस्थान की जो होगी वो जरूरी नहीं एमपी की हो, और वो जरूरी नहीं ओवरऑल इंडिया की हो। तो सब जगह की जरूरतें अलग अलग है, सब जगह की ईडीएल अलग है। तो ईडीएल हमने समझा, ईडीएल ऑफ इंडिया हमने जाना, ईडीएल हमने राजस्थान जाना, पर फोकस करना है पीएससी की ईडीएल पर। और इसी पीएससी की ईडीएल की जो दवाइयां थी, कल मैंने हालांकि आपको जो ईडीएल में से मैं आपको बता दूं, मैं आपको ओवरऑल ईडीएल ना बता के हर दिन अपने हिसाब से आपके ईडीएल में से जो अंश है वो निकाल के लाऊंगा। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एनाल्जेसिक के अपन ने बात की, जो ईडीएल में कैटेगराइज है, आपको पता होगा एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लामेटरी कैटेगरी हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास के अंदर। तो एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लामेटरी कैटेगरी की दवाई हमने डिस्कस की थी। मैंने बताया आपको ये था मेडिकल कॉलेज में जो जितनी भी 32 ड्रग्स है वो पूरी सप्लाई होती है, सीएससी पीएससी पर थोड़ी वेरी करती है। पर आज के बाद में फोकस ये करना चाहूंगा जो आपके बिल्कुल प्योर काम की दवाइयां हैं, टाइम कम है, हम उन पर पूरा जोर दें। तो आज हम इसेंशियल ड्रग लिस्ट सेकंड, मतलब ईडीएल तो एक ही रहेगी पर उस ईडीएल की जो कैटेगरीज हैं, जैसे 40 कैटेगरी हैं, उनमें से जो पीएससी पर जो कैटेगरी सप्लाई होती है उनको वन बाय वन लेंगे। जैसे फर्स्ट क्लास में हमने लिया था आपका एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स। आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स। तो ईडीएल पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे साइकोट्रोपिक ड्रग्स। फर्स्ट में डिस्कस किया था एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी। तो ईडीएल पार्ट सेकंड शुरू करते हैं बच्चों। ये था रिवीजन जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप याद नहीं रखेंगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। तो साइकोट्रोपिक ड्रग्स ईडीएल में से जो जो दवाइयां पीएससी पे आप देखेंगे उन पे मैं आऊंगा। पहले धीरे 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 अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, समझने पे जोर देते हैं। तो बेटा वर्ड लिखा है साइकोट्रोपिक ड्रग्स, दूसरा नाम साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट। क्या होते हैं, बहुत सिंपल से शब्दों में पहले मैं बता देता हूं, फिर आपको डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ड्रग्स आर दोज हैविंग प्राइमरी इफेक्ट्स ऑन साइके एंड आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। बहुत सिंपल है बेटा। साइकोट्रोपिक ड्रग्स को अपन सीधे शब्दों में हम कहें तो भैया ये वह दवाइयां जिनका असर साइके पे है। कहां असर है, साइके पे। अब साइके पे क्या होता है क्या नहीं होता उसके ऊपर बाद में आऊंगा। पहले एक वर्ड और देख लो, साइको फार्माकोलॉजिकल एजेंट। तो बहुत सिंपल है, साइको या साइके, फार्मा मतलब ड्रग, फार्मा मतलब ड्रग और कोलॉजिकल मतलब इफेक्ट। तो बेटा साइको मतलब साइके, साइके का मतलब क्या होता है बेटा, मेंटल प्रोसेस। तो बेटा बहुत सीधे शब्दों में अगर जाने, ऐसी जितनी भी दवाइयां हैं जिनका प्रभाव मेंटल प्रोसेस पे है, जिसे हम कहते हैं लैटिन टर्म में साइके। तो बेटा मेंटल प्रोसेस पर काम करने वाली दवाइयां, बोले तो साइके पे काम करने वाली दवाइयां, दवा को बोलेंगे फार्मा और इफेक्ट को बोलेंगे कोलॉजिकल। तो साइके पर दवा का इफेक्ट साइको फार्माकोलॉजिकल एजेंट, मतलब ऐसे जितने भी पदार्थ जिनका प्रभाव मेंटल प्रोसेस पे है, चूंकि वह दवा है, तो ऐसी जितनी भी दवाइयां जिनका प्रभाव मेंटल प्रोसेस पे, उन्हें हम साइको फार्माकोलॉजिकल
एजेंट कहेंगे या साइकोट्रोपिक ड्रग्स कहेंगे। साइकोट्रोपिक का मतलब साइके पर काम करने वाली दवाइयां, औषधियां, ड्रग्स। तो साइकोट्रोपिक ड्रग्स की अपन बात करें, साइको फार्माकोलॉजिकल एजेंट की अपन बात करें, तो ये वो दवाइयां बेटा जिनका सीधा सीधा प्रभाव साइके पे है, मेंटल प्रोसेस पे है। अब आप मुझे बताइए, किसी भी व्यक्ति का मेंटल प्रोसेस आप किसी दवा के माध्यम से क्यों अफेक्ट करना चाहेंगे? क्यों अफेक्ट करना चाहोगे? आप कोई भी ड्रग क्यों देना चाहोगे किसी व्यक्ति को जो उसके मेंटल प्रोसेस पे काम करे, जो उसके साइके पे काम करे? तो इसको मैं आगे बढ़ाने के पहले थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। देखो, एक बात तो आप समझ गए, साइकोट्रोपिक साइको फार्माकोलॉजिकल का मतलब वो दवाइयां जो कहाँ काम करे, साइके पे। बोले तो कहाँ काम करे, मेंटल प्रोसेस पे। अब मेंटल प्रोसेस की अपन बात करें बेटा, तो मेंटल प्रोसेस को सीधे सीधे शब्दों में बल समझे, मतलब लिम्बिक सिस्टम। क्या बोलो बेटा, लिम्बिक सिस्टम। और सीधे शब्दों में समझे तो थॉट, बिहेवियर, परसेप्शन, इवेल्युएशन, ये सारी चीजें जो चला रहा है साहब आपका मेंटल प्रोसेस, मतलब किसी व्यक्ति के विचार क्या होंगे, किसी व्यक्ति का व्यवहार क्या होगा, उसका परसेप्शन क्या होगा, उसका मूल्यांकन क्या होगा। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को देखते ही उसको उसके बारे में, जैसे एक सिंपल सी बात है, आपके सामने आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं आप, नीचे सड़क की ओर देख रहे हैं। मतलब किसी बिल्डिंग पे आप खड़े हैं, दूसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे, चौथी मंजिल पे, नीचे आप देख रहे हैं, तो आपका जो मेंटल प्रोसेस है वो आपके दिमाग में जो इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है, जैसे कि विचार जो आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, यार ऊंचाई ज्यादा है, यहाँ से गिरूंगा तो मर जाऊंगा, तो यहाँ से नीचे कूदना अच्छी बात नहीं। या फिर आपके साथ में कोई खड़ा है, तो आप कभी भी ऐसी मजाक नहीं करना चाहेंगे कि उसको धक्का मार दे, किसी साथी को किसको नीचे पटक दो। ये बिहेवियर की बात की। परसेप्शन की बात करें, इवोल्यूशन की बात करें, तो मूल्यांकन आप सबको है, आप सबको पता है। जैसे कि छत पे खड़े, यहाँ से गिरूंगा तो मेरे हाथ पे टूटेंगे, मैं मर भी सकता हूँ। सड़क पे खड़ा हूँ, बस के सामने खड़ा हूंगा तो बस तो टूटने वाली नहीं है, मैं ही टूटूंगा, मैं ही मरूंगा। तो बेटा ये जो मेंटल प्रोसेस है, ये आपके विचारों को तय करता है, आपके व्यवहार को तय करता है, आपके इवोल्यूशन को तय करता है, आपके परसेप्शन को तय करता है, और इसे अपन कहते हैं साइके। अगर किसी व्यक्ति का साइके बोले तो मेंटल प्रोसेस बोले तो लिम्बिक सिस्टम अगर डिस्टर्ब हो जाए, तो उसके थॉट डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसका बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है, उसका इवोल्यूशन डिस्टर्ब हो जाता है, उसका परसेप्शन डिस्टर्ब हो जाता है। कुल मिलाकर उसके दिमाग में अजीबोगरीब विचार आएंगे। डिस्टर्ब साइकी का मतलब ही क्या है, तो जो उसके थॉट होंगे ना वो बिल्कुल गड़बड़ होंगे। वो किसी को छत पर से धक्का दे सकता है, वो खुद भी वहां से नीचे कूदने की सोच सकता है, उसका बिहेवियर बिल्कुल अजीबोगरीब होगा, उसका इवोल्यूशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो सड़क पर ट्रेन के आगे खड़ा हो सकता है, सॉरी बस के आगे खड़ा हो सकता है, रेलवे लाइन पे वो ट्रेन के आगे खड़ा हो सकता है। परसेप्शन की बात करें तो आपके सामने एक बहुत सिंपल सा आदमी खड़ा है, बहुत सिंपल सा आदमी खड़ा है, चश्मा लगा के खड़ा है किसी लेडीज के सामने। एक सिंपल आदमी है, उसको देखते हो चिल्ला रही है भूत भूत भूत। एक लेडी बाल खोल के खड़ी हुई है और आप चिल्ला रहे हो चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। तो बेटा ये परसेप्शन सही नहीं है, ये मिस परसेप्शन है। और कोई कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं वहां पे, कोई आदमी नहीं है, कोई औरत ही नहीं है, फिर भी आप चिल्ला रहे हो। तो बेटा भूत है, चुड़ैल है, तो आप सब जानते हैं। जो मिसपरसेप्शन है उसकी अपन बात करें तो वहां पर हेल्यूसिनेशन, आप सब जानते हैं, हेल्यूसिनेशन, ऑब्जेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट में, इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप साइकिट्री में डिस्कस करेंगे। तो बेटा ऐसी जितनी भी चीजें जो मेंटल प्रोसेस में डिस्टरबेंस की वजह से जो थॉट, बिहेवियर, परसेप्शन, इवोल्यूशन को गड़बड़ कर रही है, तो वहां हम कह सकते हैं उस व्यक्ति का साइके डिस्टर्ब हो चुका है, और उसे हम कहेंगे कि इसको एक साइकेट्रिक इलनेस हो चुकी है, इसको एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो चुका है। तो किस व्यक्ति का आप साइके ठीक करना चाहेंगे, किस व्यक्ति पर के साइके पर आप दवाइयों का प्रभाव लाना चाहेंगे? उस व्यक्ति के साइके पे जिसका साइके डिस्टर्ब हो चुका हो, और डिस्टर्ब साइके को हम साइकोसिस कहते हैं, और उसी कंडीशन को अपन बोलते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इसमें और भी कंडीशंस आती है बेटा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल वे में आपको समझाना चाहूं, ऐसी जितनी भी दवाइयां जो साइकोलॉजिकल या साइको फार्माकोलॉजिकल एजेंट जिनको हम कहते हैं, जितनी भी ऐसी दवाइयां जो आपके साइके मेंटल प्रोसेस पे काम करे, जो थॉट, बिहेवियर, परसेप्शन, इवोल्यूशन पे अपना इफेक्ट दिखाए और उनके डिस्टरबेंस को करेक्ट करे, उन दवाइयों को हम साइकोट्रोपिक ड्रग्स या साइको फार्माकोलॉजिकल एजेंट कहते हैं। मेरे हिसाब से आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको पता होनी चाहिए। साइकोट्रोपिक ड्रग बोल दिया साहब, साइकेट्रिक डिसऑर्डर की दवाइयां बोल दिया साहब, मेंटल प्रोसेस पे काम करने वाली दवाइयां बोल दिया साहब, थॉट, बिहेवियर, परसेप्शन, इवोल्यूशन को ठीक करने वाली दवाइयां बोल दिया साहब, पागलपन के इलाज में काम आने वाली दवाइयां बोल दिया साहब। पर इस इन टर्म्स के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, उनके क्या मायने हैं,
जैसे कि साहब एंटीसाइकोटिक किसके इलाज में काम आते हैं? साइकोसिस। आप सबको पता है साइकोसिस की अपन बात करें, इसकी डिटेल आप साइकेट्री में डिस्कस करेंगे, पर एक सिंपल से मैं आपको बता चुका हूं, डिस्टर्ब साइके। डिस्टर्ब साइके की बात करें तो डिस्टर्ब्ड मेंटल प्रोसेस, और डिस्टर्ब्ड मेंटल प्रोसेस की बात करें तो साहब पेशेंट के थॉट, परसेप्शन, बिहेवियर और इवेल्युएशन में प्रॉब्लम होने लगी है साहब। तो बेटा आप सब जानते हैं डिफरेंट टाइप्स का होता है, आप सब जानते हैं सीरियस डिस्टॉर्शन ऑफ थॉट, मिस परसेप्शन, मिस इवेल्युएशन, पेशेंट अनेबल टू रिकॉग्नाइज रियलिटी, और सीधे सीधे शब्दों में हम कहें तो किसी व्यक्ति के विचारों में गंभीर बिखराव, उसके व्यवहार में गंभीर बदलाव, उसके इवेल्युएशन में बदलाव, उसके परसेप्शन में बदलाव, साथ में एक और चीज ऐड हो जाती है डेल्यूजन, इल्यूजन और आपका हेलुसिनेशन, ये तो मिस परसेप्शन है। एक होता है डेल्यूजन, फॉल्स बिलीफ की कंडीशन ऐड हो जाए। कुल मिला के एक व्यक्ति को डेल्यूजन है, फॉल्स बिलीफ है, साथ में उसको इल्यूजन भी है, और बात करें तो हेलुसिनेशन भी। बहुत हाई लेवल की मैं बात करूं, मेन तो साहब हेलुसिनेशन है, पर इनएक्सप्लिकेबल इल्यूजन हो जाए, मतलब इस स्थिति का इल्यूजन हो जाए जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, जिसे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, या हेलुसिनेशन हो जाए। कुल मिला के एक व्यक्ति को लगता है भूत है, फॉल्स बिलीफ है, उसको लगता है भूत है, और हेलुसिनेशन उसे दिखा रहा है भूत है। तो साहब आप क्या मानते हैं, क्या वो व्यक्ति कभी वास्तविकता को स्वीकार करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये सिजोफ्रेनिया का क्लासिकल पैटर्न है। हम साइकोसिस की बात करें, फंक्शनल साइकोसिस की बात करें, तो वहां ये फीचर देखने को मिलते हैं। एक व्यक्ति को फॉल्स बिलीफ है, डेल्यूजन है, साथ में इल्यूजन, हेलुसिनेशन भी है। हेलुसिनेशन मतलब विदाउट ऑब्जेक्टिव उसको चीजें दिख रही है, उसको विदाउट ऑब्जेक्टिव चीजें दिख रही है, और साथ में उसको लगता है ये एग्जिस्ट भी करती है। मतलब यहाँ पर एक शानदार पॉइंट ऐड कर सकते हैं, पेशेंट अनेबल टू रिकॉग्नाइज रियलिटी। उस व्यक्ति को आप कितना ही समझा लें कि ये चीज नहीं है, अब वो उसको दिख रही है, और उसका विश्वास भी है, वो स्ट्रांगली कन्विक्टेड है। जैसे किसी को लगता है आसाराम भगवान है, तो है, ये एक प्रकार का उसको डेल्यूजन है। आप क्या कर लेंगे साहब? तो बेटा जो डेल्यूजन और हेलुसिनेशन जब मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ी अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वो पेशेंट वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकता, और एक कंडीशन आती है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, पेशेंट अनेबल टू मीट ऑर्डिनरी डिमांड ऑफ लाइफ। तो साहब ये साइकोसिस की सिविरिटी को दर्शाती है चीजें। तो एक सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप सब जानते हैं साइकोसिस बोले तो डिस्टर्ब साइके, बोले तो डिस्टर्ब मेंटल प्रोसेस, ये थॉट, बिहेवियर, परसेप्शन, इवोल्यूशन सब गड़बड़ हो जाते हैं। अब आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा सिंपल, कि जो लिम्बिक सिस्टम है, उस लिम्बिक सिस्टम में जब डोपामाइन बढ़ जाता है, डोपामाइन की एक्टिविटी बढ़ जाती है लिम्बिक सिस्टम में, तो उस लिम्बिक सिस्टम में डोपामाइन की एक्टिविटी बढ़ने की वजह से ही डिस्टर्ब साइके या डिस्टर्ब मेंटल प्रोसेस होता है, जिससे से ही थॉट, परसेप्शन, बिहेवियर और इवोल्यूशन गड़बड़ होने लग जाता है। तो फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं आपको लेके आऊं, बहुत सिंपल सा लेके आऊं, तो बेटा हमने तो एक बात पकड़ के रख ली यहाँ पर, किसकी एक्टिविटी बढ़ी है? बोला डोपामाइन की बढ़ी है। बोला कहाँ बढ़ी है? बोला लिम्बिक सिस्टम में। बोला डोपामाइन कहाँ काम करता होगा? बोला कि डोपामाइन काम करता होगा डोपामाइन रिसेप्टर पर। बोला डोपामाइन रिसेप्टर जो यहाँ पर है मेनली जो जिम्मेदार है वो कौन सा है? D2। तो बढ़ जाने दो डोपामाइन को। डोपामाइन कहाँ काम करेगा? बोले डोपामाइन काम करेगा डोपामाइन रिसेप्टर पर। और कौन सा रिसेप्टर मेनली यहाँ है? बोले D2। अगर मैं D2 को ब्लॉक कर दूं, मैं D2 ब्लॉकर दे दूं, तो D2 ब्लॉकर देने के बाद क्या कभी भी डोपामाइन रिसेप्टर जो D2 है वहां क्या डोपामाइन जुड़ेगा? बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। तो बेटा हम उन कारणों को तो जस्टिफाई नहीं कर सकते, किस वजह से डोपामाइन बढ़ा, किस वजह से वहां उसकी हाइपर एक्टिविटी आई, और उसको कैसे कम किया जाएगा, ये अभी हमारे पास जवाब नहीं है। पर ये जवाब है कि वो जो डोपामाइन, बेटा देखिएगा आपको सोना है, सोना है, रात को लाइट आ रही है, लाइट को आप आ रही है तो आप फोन तो कर नहीं सकते, यही इनको बोला ये लाइट बंद कर, मुझे सोना है, मेरे कमरे में उजाला हो रहा है। या ट्रांसफार्मर को तो आप जला के आ नहीं सकते, पर आप एक सिंपल काम कर सकते हैं, आप लाइट का स्विच ऑफ कर सकते हैं। लाइट का क्या ऑफ कर सकते हैं? स्विच ऑफ कर सकते हैं। जिस तरह से आपको अपने कमरे में अंधेरा करना है तो लाइट का स्विच ऑफ कर दीजिए, उसी तरह से आप डोपामाइन कम करने के पीछे मत पड़िए। आपको डोपामाइन का जिस जगह असर नहीं चाहिए उस बटन को आप बंद कर दीजिए। आपको D2 पे असर नहीं चाहिए तो D2 ब्लॉकर दे दीजिए। ये D2 ब्लॉकर क्या करेगा?
डोपामाइन को D2 रिसेप्टर पर जुड़ने नहीं देगा, और D2 रिसेप्टर पर नहीं जुड़ेगा तो इसकी वजह से जो मेंटल प्रोसेस डिस्टर्ब हो रहा था, जो डिस्टर्ब साइकी हो रहा था, वो करेक्ट होने लग जाएगा। और आपके अंदर जो सिम्टम्स आ रहे थे, जो परसेप्शन गड़बड़ हो रहा था, जो इवेल्युएशन गड़बड़ हो रहा था, जो आपका बिहेवियर गड़बड़ हो रहा था, वो सब धीरे 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 ठीक होने लग जाएंगे। और एक बहुत सिंपल सी बात पे लेके आता हूँ। पुराने जमाने में क्या होता था, कोई भी पेशेंट को अगर साइकोसिस होता था तो उसे पागल खाने ले जाते थे। पागल खाने ले जाने के बाद उसको शॉट दिए जाते थे, इलेक्ट्रिक शॉक, या साहब पुराने जमाने में मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स चलते थे, मतलब ऐसी दवाइयां चलती थी जो ब्रेन को शांत कर देती थी और वो चुपचाप बैठा रहता था। पर आज के जमाने में ऐसा नहीं है। आज के जमाने में ऐसी एंटीसाइकोटिक है जो दिमाग को शांत नहीं करती है, उसके डिस्टर्ब साइकी को ठीक करती है, उस पेशेंट के अंदर जो डेल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, उसे ठीक करती है, उस पेशेंट के अंदर जो एंजाइटी है, एग्रेसिवनेस है, हाइपर एक्टिविटी है, उसे कंट्रोल करती है, उस पेशेंट के अंदर जो परसेप्शन, इवेल्युएशन, बिहेवियर, थॉट जो गड़बड़ हो रहे हैं उन्हें ठीक करती है। तो अगर कोई व्यक्ति D2 ब्लॉकर ले रहा है तो डोपामाइन की ओवर एक्टिविटी नहीं आएगी। तो ये जो सारे फीचर थे ये उस पेशेंट में देखने को नहीं मिलेंगे, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा ये पेशेंट साइकोसिस का है या नहीं है। तो कुल मिलाकर आज की जो दवाइयां हैं उनके लिए एक लाइन लिखी जाती है एंटीसाइकोटिक के लिए, इनका जो असर है उसे हम कहते हैं सैल्यूटरी थेरेप्यूटिक इफेक्ट। क्यों कहते हैं बेटा, एक पागल को आपने दे दी, देने के बाद उसमें इतने अच्छे बदलाव हुए तो उसे आप देखने के बाद यही नहीं कह सकते वो पागल है या नहीं है। तो बेटा मैं ऐसी दवा को क्या करूंगा, सैल्यूट करूंगा। इसे हम कहेंगे सैल्यूटरी थेरेप्यूटिक इफेक्ट। बोले इस हद का इफेक्ट है तो वो हमारे साथ समाज में रह सकता है, पागल खाने भेजने की जरूरत नहीं है, घर पे रह सकता है, बड़े आराम से हमारे साथ रह सकता है। तो इसे हम कहेंगे सैल्यूटरी थेरेप्यूटिक इफेक्ट। तो बेटा और आगे बढ़े अपन, सीधे से शब्दों में हम बात करें तो बेटा एंटीसाइकोटिक साइकोसिस के इलाज में काम में आती है, और सीधी सी बात करें तो यहाँ पर D2 ब्लॉकर काम में लेते हैं। और D2 ब्लॉकर जो होते हैं उन्हें हम कहेंगे साहब एंटीसाइकोटिक की एक कैटेगरी होती है टिपिकल और अटिपिकल। तो बेटा इन्हें हम कहेंगे टिपिकल साइकोटिक एंटीसाइकोटिक, टिपिकल एंटीसाइकोटिक। अब टिपिकल एंटीसाइकोटिक के बारे में बात क्यों कर रहा हूं बेटा, इसके अंदर जो दवाएं आती है क्लोरप्रोमाजीन, हेलोपेरिडोल, प्रिमोजाइड, बहुत सारी दवाएं आती है बेटा, फ्लूफेंटिक्सोल, बहुत सारी दवाएं आती है। पर फोकस हमें सब पे नहीं करना है क्योंकि हम तैयारी CHO की कर रहे हैं। तो CHO की लिस्ट में जो एंटीसाइकोटिक इंक्लूडेड है एट PSC लेवल पर वो दो ही है, क्लोरप्रोमाजीन और हेलोपेरिडोल। अब अगली कैटेगरी पे आते हैं एंटीमेनिक। एंटीमेनिक वो दवाइयां हैं जो मेनिया के इलाज में काम में आती है। अगर मैं बोलूं मूड स्टेबलाइजर तो मेनिया और BPD दोनों के इलाज में काम में आती है। और इन दवाइयों को एक और नाम दे सकते हैं, अगर कोई दवा मेनिया BPD की अपन बात करें तो बेटा BPD की वजह से अपन ने कहा मूड स्टेबलाइजर, मेनिया की वजह से कहा हमने एंटीमेनिक। पर अगर मैं कहूं ओवरऑल एक और दवा मिला दूं एंटी डिप्रेसेंट, जो किसके इलाज में काम आती है, डिप्रेशन। तो बेटा डिप्रेशन और मेनिया की बात करूं तो एक वर्ड में लिखना चाहूंगा यहाँ, अफेक्टिव डिसऑर्डर। अफेक्टिव डिसऑर्डर में आता है आपका मेनिया और बाइपोलर, मेनिया और डिप्रेशन। और जो इन्हीं का साइक्लिक पैटर्न होता है वो कहलाता है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो अफेक्टिव डिसऑर्डर का एक और नाम बेटा लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मूड डिसऑर्डर, अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिनके पीछे की वजह अफेक्शन है, जो इंडिया में कूट कूट कर भरा है। मतलब इनकी संभावनाएं हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है, हिंदुस्तान सुपर मॉडल है अफेक्टिव डिसऑर्डर का। यहाँ पर मेनिया और डिप्रेशन के पेशेंट बहुत देखने को मिलते हैं। तो अफेक्टिव डिसऑर्डर बोले तो मूड डिसऑर्डर में क्या इंक्लूडेड है, मेनिया और डिप्रेशन। इनके साइक्लिक पैटर्न को क्या कहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसका दूसरा नाम मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस भी है, ये याद कर लीजिएगा। तो अफेक्टिव डिसऑर्डर में मेनिया और डिप्रेशन दोनों आते हैं, इनके साइक्लिक पैटर्न को बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। तो बेटा जो मेनिया की दवाइयां हैं उन्हें हम एंटीमेनिक कहते हैं, और जब यही एंटीमेनिक BPD में काम आती है तो उन्हें मूड स्टेबलाइजर कहते हैं, और डिप्रेशन की दवाइयों को हम
एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं। और इनका एक और नाम है मूड इलेवेटर। मूड इलेवेटर याद कर लीजिएगा, एंटी डिप्रेसेंट का एक और नाम है मूड इलेवेटर। मूड इलेवेटर, एंटी डिप्रेसेंट का एक और नाम है मूड इलेवेटर। अफेक्टिव डिसऑर्डर बोले तो मूड डिसऑर्डर, ये मेनिया और डिप्रेशन की दवाइयां हैं। मेनिया की वजह से इनका नाम रखा एंटी मेनिक, और यही मेनिया की दवाइयां मूड स्टेबलाइजर के तौर पे भी जानी जाती है, क्योंकि ये बीपीडी में भी काम में आती है। और बीपीडी का दूसरा नाम मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस भी होता है। और डिप्रेशन की दवाइयों को हम एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं। और एक और नाम है मूड इलेवेटर। और अफेक्टिव डिसऑर्डर का एक और नाम मूड डिसऑर्डर भी है। तो बेटा ये काफी अच्छी टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है और आपको ये याद रखनी है। अब आ जाइए, देखो एंटीमेनिक, मूड स्टेबलाइजर, मेनिया, बीपीडी भी काम में आता है। एंटी डिप्रेसेंट डिप्रेशन में, फोबिया में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में काम में आते हैं। डिप्रेशन के इलाज में काम में आते हैं, फोबिया के इलाज में काम में आते हैं, ओसीडी के इलाज में काम आते हैं, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के इलाज में काम में आते हैं। तो बेटा ये मैं बताऊंगा लेटर ऑन, साइकोसिस, मैनिक, डिप्रेशन, इनके बारे में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। पहले एक बार टेबल ले लेते हैं। एंटी एंजाइटी जो दवाइयां हैं वो एंजाइटी और फोबिया, एंजाइटी और फोबिया के इलाज में काम में आते हैं। अब ये चार ही मेन कैटेगरी बेटा जो ट्रीटमेंट में काम में आती है। अब लास्ट कैटेगरी साइकोमाइमेटिक। साइको मतलब मेंटल प्रोसेस को, माइमेटिक मतलब उसके अंदर स्टिमुलेशन लाने वाले, साइकेडेलिक उसको डिस्टर्ब करने वाले, साइको डिसलेप्टिक उसका डिसफंक्शन करवाने वाले, हेलुसिनोजन मतलब जिनको लेने से हेलुसिनेशन हो सकता है, जिनको लेने से आपको विदाउट ऑब्जेक्टिव चीजें दिखाई देने लग जाए, सुनाई देने लग जाए, तो उस कंडीशन को हम हेलुसिनोजन कहते हैं। और ये कंडीशन हम कहेंगे कि अगर मैंने ऐसी दवाइयां किसी पेशेंट को दे दी तो ऐसा लगेगा मुझे जैसे उसको साइकोसिस हो गया है। तो बेटा साइकोसिस लाइक स्टेट आती है। और एक सिंपल सा एग्जांपल है कैनाबिस। एक सिंपल सा एग्जांपल है कैनाबिस। तो कैनाबिस आप सब जानते हैं, कैनाबिस बोले तो भांग। और इसका जो यूज करते हैं लोग, भांग का जो इस्तेमाल करते हैं, उस भांग की वजह से हेलुसिनेशन होता है, साइकोसिस की जैसी स्थिति आती है। अब बात करूं इस कैनाबिस की, मैं बात करूं तो इस कैनाबिस में होता है टीएचसी, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल। टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल नाम के केमिकल होते हैं किसमें, कैनाबिस। व्हाट इज कैनाबिस? कैनाबिस का मतलब क्या होता है? भांग। जो भांग है उसमें टेट्राहाइड्रोकेनाबिनोल होते हैं। तो बेटा ये टेट्राहाइड्रोकेनाबिनोल का इफेक्ट ब्रेन पे होता है, और ऐसा नहीं है ये बुरे ही बुरे होते हैं। इस टेट्राहाइड्रोकेनाबिनोल का एक एग्जांपल है नेबिलोन। नेबिलोन, नेबिलोन, ये जो नेबिलोन है ना बेटा, और ड्रोनाबिलोन है, नेबिलोन और ड्रोनाबिलोन। तो ये नेबिलोन और ड्रोनाबिलोन नाम के नेबिलोन और ड्रोनाबिनोल नाम के टीएचसी, ये कैंसर में जब कीमोथेरेपी चलती है उस दौरान जब वोमिटिंग आती है उसको कंट्रोल करने के काम में आते हैं। साथ में मतलब कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग में काम में आते हैं, और साथ में इंक्रीज एपेटाइट। इनके दो यूज भी है, मतलब इन्हें बुराइयां नहीं है। तो बेटा नेबिलोन ड्रोनाबिनोल भी एक प्रकार के क्या है, टीएचसी है। क्या है? टीएचसी। और ये कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग में काम में आते हैं, और ये भूख भी बढ़ाते हैं। मतलब इनकी बात क्या है, ये टीएचसीओ है, ये टेट्राहाइड्रोकेनाबिनोल हुए, ये भांग से रिलेटेड पदार्थ हुए, ये हेलुसिनोजन हुए, साइकेडिसलेप्टिक हुए, ये सब इनकी खराबी भी है। खराबी क्या है? ये साइकोसिस के जिसे सिम्टम देते हैं, ऐसा महसूस होगा जैसे पेशेंट को साइकोसिस हो गया। पर साहब इनका यूज भी है, कहाँ यूज है? कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग में और एपेटाइट को बढ़ाने में। अब साहब अपन ने चारों पांचों कैटेगरियां देख ली, फटाफट बताइएगा। साइकोट्रोपिक ड्रग्स की अपन बात करें, जो दवाइयां साइके पे, मेंटल प्रोसेस पे काम करती है, वो दवाइयां जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर के इलाज में काम में आती है, उसमें टोटल 4 कैटेगरियां हैं। एंटीसाइकोटिक साइकोसिस के इलाज में काम आती है, स्पेशली फंक्शनल साइकोसिस बात करूं तो सिजोफ्रेनिया। एंटीमेनिक मूड स्टेबलाइजर, ये मेनिया और बीपीडी में काम में आती है। एंटी डिप्रेसेंट डिप्रेशन, फोबिया, ओसीडी एंड जीएडी में काम में आती है। रट लीजिएगा इनको,
एंटी एंजाइटी, एंजाइटी और फोबिया में काम में आती है। और ये कैटेगरी का यूज बहुत कम है, इससे साइकोसिस जैसे इफेक्ट आते हैं। और इसका एग्जाम्पल है भांग, पर इसका एक यूज हो सकता है, इसके अंदर जो केमिकल है कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग में। और साथ में कहां पे यूज किया जा सकता है, इसका यूज किया जा सकता है इंक्रीज एपेटाइट में। अब आगे आते हैं साहब, एज पर पीएससी, ये आपके बहुत काम की चीज। एज पर पीएससी ईडीएल, जो पीएससी पे ईडीएल है, मतलब इसेंशियल ड्रग की लिस्ट है, उसमें कौन कौन सी साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, उसमें कौन कौन सी साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं। तो देखिएगा पीएससी की ईडीएल में कौन कौन सी साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं। देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ये रट ही लेनी है, ये याद ही कर लेनी है, आपको इसे पूरा फोकस करना है, इन दवाइयों के बारे में आपको पूरा याद कर लेना है। तो बेटा कौन कौन सी साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं जिनसे आप एक्सपोज होंगे, कहां पर, जब आप पीएससी पे काम करेंगे। अल्प्राजोलाम के 2 डोजेस फॉर्म, मतलब 2 स्ट्रेंथ में मिलेगी आपको। 0.25 mg, 0.5 mg टेबलेट आएगी, मतलब अल्प्राजोलाम की टेबलेट 2 डोजेस फॉर्म में आएगी, 0.25 mg और 0.5 mg, जो आपको देखने को मिलेगी कहां पर, पीएससी पर। टेबलेट डायजापाम 2 डोजेस फॉर्म में आएगी, टेबलेट और इंजेक्शन। टेबलेट 5 mg में आएगा, इंजेक्शन 10 mg पर ml में आएगा। तो बेटा ये दोनों हम डिस्कस करने वाले हैं। एंटी एंजाइटी, सेडेटिव की बात करें अपन, या बात करें हिप्नोटिक की बात करें, या इनके और भी यूजेज है। तो बेटा साइकोट्रोपिक ड्रग्स की अपन बात करें तो बेटा अल्प्राजोलाम, डायजापाम डिस्कस करेंगे एंटी एंजाइटी में। अब आ जाओ साहब, इंजेक्शन एलोपेरिडोल 5 mg पर ml, क्लोरप्रोमाजिन 25 mg 50 mg का टेबलेट, ये दोनों आती है साहब एंटी साइकोटिक में, वहां डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपकी लिस्ट ले रहा हूं, पहले मैं बताना चाह रहा हूं आपको कौन कौन सी दवाइयां पीएससी की ईडीएल में शामिल है। पीएससी की ईडीएल में टोटल अगर मैं नंबर ऑफ ड्रग्स बोलूं, तो मतलब नंबर ऑफ ड्रग्स टोटल में बोलूं तो आपकी टोटल नंबर ऑफ ड्रग्स से 7, और डोजेज फॉर्म काउंट के समेत काउंट करूं तो ये काउंटिंग जाती है 10, क्योंकि अल्प्राजोलाम 2 डोजेज फॉर्म में, और आपकी क्लोरप्रोमाजिन भी 2 डोजेज फॉर्म में, और डायजापाम भी 2 में है, तो बेटा 3 एडिशनल बढ़ जाती है। देखिएगा एल्प्राजोलाम, डायजापाम, एलोपेरिडोल, टोटल आपके नंबर जाते हैं 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 जाते हैं। पर अगर काउंटिंग करें डोजेज फॉर्म की, टेबलेट और इंजेक्शन, मतलब केवल दवा के नाम की बात करूं, बोलो कितनी दवाइयां साइकोट्रोपिक ड्रग्स में शामिल है जो ईडीएल में आती है पीएससी की, तो आपको याद रखना है टोटल 6 दवाइयां हैं। टोटल कितनी दवाइयां, 6। और डोजेज फॉर्म समेत अगर आपसे कोई पूछे तो कितनी है, बोले अल्प्राजोलाम 2 में आती है, 0.25 mg, 0.5 mg में, और डायजापाम भी 2 में आती है, टेबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में आती है। फिर आपसे कोई पूछे बोले और कौन सी, बोला इमेप्रोवाइन, वो भी 2 डोज फॉर्म में आती है, 25 mg और 75 mg। तो टोटल काउंटिंग जाती है 10 और नंबर ऑफ ड्रग्स जाते हैं 6। अब इनके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। इमिप्रामाइन, डेसिप्रामाइन, ये दोनों के दोनों डिप्रेशन में कहाँ काम आते हैं, डिप्रेशन में। तो कुल मिला के आपको कौन कौन सी कैटेगरियां साइकोट्रोपिक ड्रग्स में डिस्कस करनी है जो आपके पीएससी ऑफ ईडीएल में शामिल है। मैं बोलूंगा 3, एंटी एंजाइटी, एंटी साइकोटिक और एंटी डिप्रेसेंट। ये 3 कैटेगरियां पीएससी ऑफ ईडीएल में शामिल है, जिनके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आज की जो अपनी सेकंड डिस्कशन है ईडीएल लिस्ट की, मतलब ईडीएल इसेंशियल ड्रग के बारे में अपन जो सेकंड डिस्कशन शुरू कर रहे हैं बेटा साइकोट्रोपिक ड्रग्स का, उसमें टोटल नंबर ऑफ ड्रग्स हम 6 लेंगे। डोजेज फॉर्म के आधार पर देखें तो हम टोटल नंबर ऑफ ड्रग्स 10 कर देंगे, और 1 बाय 1 हम लेंगे बेटा इन 6 की 6 दवाइयों को। सबसे पहले लेते हैं अपन साइकोट्रोपिक ड्रग्स में एंटी साइकोटिक। अब आराम से इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, वो पॉइंट्स जानेंगे जो आपको पेशेंट को जब आप डील करेंगे बेटा, जब पेशेंट का आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको क्या क्या बातें आनी चाहिए, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या आपको पता होना चाहिए, किस तरह से उसका इलाज होगा, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको इन दवाइयों के बारे में पता होनी चाहिए। क्योंकि बेटा अब आपको एक बात याद रखनी है, अब आप दवा पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं कर रहे हैं, साथ में लिख भी रहे हैं, आप सीएचओ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो इनके बारे में फुल टू फुल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो एंटी साइकोटिक का दूसरा नाम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, फटाफट बताइए। एंटी साइकोटिक का दूसरा नाम क्या होता है, कोई बताएगा बच्चों, फटाफट बताओ। एंटी साइकोटिक का दूसरा नाम क्या होता है।
ये यहीं से क्वेश्चन बनेंगे बेटा। एंटीसाइकोटिक का दूसरा नाम क्या होता है, फटाफट बताओ। दूसरा नाम होता है एटारेक्टिक। एटारेक्टिक एंटीसाइकोटिक का दूसरा नाम होता है एटारेक्टिक। तीसरा नाम बताओ, तीसरा नाम बताओ एंटीसाइकोटिक का, तीसरा नाम बताओ न्यूरोलेप्टिक। आप पूछ रहे हो ना क्वेश्चन क्या बनेंगे, ये बनेंगे। एंटीसाइकोटिक का दूसरा नाम एटारेक्टिक, तीसरा नाम न्यूरोलेप्टिक, चौथा नाम मेजर ट्रंक्यूलाइजर। मेजर ट्रंक्यूलाइजर। तो चार नाम से जाना जाता है बेटा एंटीसाइकोटिक। पहला क्वेश्चन साइकोट्रोपिक ड्रग्स की फर्स्ट कैटेगरी एंटीसाइकोटिक से। एंटीसाइकोटिक का दूसरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम क्या होता है एटारेक्टिक, तीसरा नाम क्या होता है न्यूरोलेप्टिक, चौथा नाम क्या होता है मेजर ट्रंक्लाइजर। ये ट्रंक्लाइजर टर्म आउटडेटेड है बेटा। ट्रंक्लाइजर शब्द का मतलब होता है प्रशांतक। पुराने जमाने में ट्रंक्लाइजर का इस्तेमाल किया जाता था टर्म्स का, इनका मतलब होता था प्रशांतक, दिमाग को शांत करने वाले, धीमा करने वाले। दो प्रकार के होते थे, माइनर और मेजर। ये दिल्ली एम्स 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। माइनर ट्रंक्लाइजर एंटी एंजाइटी को बोलते हैं, मेजर ट्रंक्लाइजर एंटी साइकोटिक को बोलते हैं। पर ये आउटडेटेड टर्म है, क्योंकि दिमाग को शांत करने वाली जो दवाइयां है, माइनर ट्रंक्लाइजर आप बोल सकते हो एंटी एंजाइटी है, पर मेजर ट्रंक्लाइजर दिमाग को शांत यानी करने का मतलब क्या वो सोएगा? बिल्कुल। क्या सोएगा वो? बिल्कुल नहीं सोएगा। क्या आज की एंटीसाइकोटिक लेने से पेशेंट अपनी नॉर्मल जिंदगी जीता है या सो जाता है? मैं कहूंगा सामान्य जिंदगी जीता है, सोता नहीं है। तो आज के हिसाब से, करंट अप्रोच के हिसाब से एंटीसाइकोटिक के लिए मेजर ट्रंक्लाइजर वर्ड थोड़ा आउटडेटेड लगता है और पुरानी टर्मिनोलॉजी है, इसलिए आज भी इसको घिसा जा रहा है, आज भी इसको पढ़ा जा रहा है। चलो ठीक है, हमने भी लिख लिया। तो फटाफट बताइएगा एंटीसाइकोटिक के टोटल कितने नाम होते हैं? चार नाम, अटारेक्टिक, न्यूरोलेप्टिक, मेजर ट्रंक्लाइजर और एक खुद एंटी साइकोटिक। और ट्रंक्लाइजर शब्द की हम बात करें तो प्रशांतक मतलब होता है कितने टाइप है? दो, माइनर और मेजर। माइनर ट्रंक्लाइजर किन्हें कहते हैं? माइनर ट्रंक्लाइजर एंटी एंजाइटी को कहते हैं। मेजर ट्रंक्लाइजर किसे कहते हैं? एंटी साइकोटिक को। किसे कहते हैं? एंटी साइकोटिक को। तो आराम से मैं दो दो तीन तीन बार बोल रहा हूं, आराम से आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ट्रंक्लाइजर शब्द में माइनर वर्ड एंटी एंजाइटी के लिए, मेजर वर्ड एंटी साइकोटिक के लिए। अब आ जाते हैं एंटी साइकोटिक के ऊपर आ जाते हैं बेटा। इनका सैल्यूटरी थेरेप्यूटिक इफेक्ट, मैंने बताया था आपको, इनका इस हद का इफेक्ट है कि पेशेंट को देने के बाद आप उसके अंदर साइकोसिस के सिम्टम्स को नोटिस ही नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि पेशेंट काफी हद तक नॉर्मल है, तो आपको कहना पड़ेगा इस हद का प्रभाव है, इस लेवल का प्रभाव है, तो हम सैल्यूट करते हैं इनके इफेक्ट को, सैल्यूटरी थेरेपेटिक इफेक्ट है। तो बेटा एंटीसाइकोटिक में क्लोरप्रोमाजीन, हेलोपेरिडोल दो दवाइयां पढ़ेंगे, दवाइयां बाद में पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो मैंने आपको बताया एंटीसाइकोटिक, एंटीसाइकोटिक किसके इलाज में काम में आती है? साइकोसिस, स्पेशली फंक्शनल। कोई पूछे कौन से के? स्पेशली फंक्शनल। तो एंटीसाइकोटिक किसके इलाज में काम आती है? साइकोसिस, स्पेशली फंक्शनल साइकोसिस के इलाज में काम में आती है। और आपसे कोई पूछे साइकोसिस बोले तो डिस्टर्ब्ड साइके, बोले तो डिस्टर्ब्ड मेंटल प्रोसेस, बोले तो थॉट, बिहेवियर, परसेप्शन, इवेल्युएशन, ये गड़बड़ हो जाना। कारण क्या है साइकोसिस का? इंक्रीज डोपामाइन एक्टिविटी इन लिम्बिक सिस्टम। तो साहब आपसे कोई पूछे एंटीसाइकोटिक किसके इलाज में काम आते हैं? साइकोसिस, स्पेशली फंक्शनल साइकोसिस। साइकोसिस किसकी वजह से होता है? इंक्रीज डोपामाइन एक्टिविटी कहां पर? लिम्बिक सिस्टम में। और उसी वजह से डिस्टर्ब साइकी होता है। साइकोसिस मतलब डिस्टर्ब साइकी। कारण क्या है? डोपामाइन की एक्सेसिव एक्टिविटी आ गई, कहां पर आ गई? लिम्बिक सिस्टम में।
उस वजह से आपका मेंटल प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया, थॉट, बिहेवियर, परसेप्शन, इवोल्यूशन गड़बड़ हो गया। अब ये जो डोपामाइन काम करता है वो कौन से रिसेप्टर की वजह से? D2 रिसेप्टर की वजह से। तो साइकोसिस के इलाज में जो एंटीसाइकोटिक देते हैं वो क्या करते हैं? एंटीसाइकोटिक ऐसा क्या करते हैं? आपसे कोई पूछे बोले एंटीसाइकोटिक क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे D2 ब्लॉकर। ये D2 ब्लॉकर क्या करेंगे? बोले ये D2 ब्लॉकर जो D2 रिसेप्टर है ना उसको ब्लॉक कर देंगे। जैसे ही मैं एंटीसाइकोटिक दूंगा, बोले तो मैं D2 ब्लॉक कर दूंगा, तो D2 ब्लॉकर क्या करेगा? उस पेशेंट के लिम्बिक सिस्टम में, उस पेशेंट के ब्रेन में जो D2 रिसेप्टर है वहां पर जाकर ये D2 ब्लॉकर बैठ जाएगा साहब, उस D2 रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो उस D2 रिसेप्टर पर डोपामाइन जो बड़ा हुआ लिम्बिक सिस्टम में वो जुड़ नहीं पाएगा, और इस बड़े डोपामाइन का जो असर आ रहा था, जो साइके डिस्टर्ब हो रहा था, वो अब साइके डिस्टर्ब नहीं होगा और मेंटल प्रोसेस में जो दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें ठीक हो जाएगी। इस प्रकार से इलाज किया जाता है। इन D2 ब्लॉकर को टिपिकल कहते हैं, और एक और होता है अटिपिकल जो आपके सिलेबस में नहीं है, और अटिपिकल को हम क्या बोलते हैं? माइनर D2 और मेजर 5-HT2 ब्लॉकर, जैसे कि क्लोजापिन, जैसे कि क्या? क्लोजापिन। पर उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो अपन इसी पे फोकस करेंगे। तो एंटीसाइकोटिक आपसे पूछे, फटाफट फटाफट क्वेश्चंस में पूछता हूं, आप मन में ही जवाब दीजिएगा, मेमोराइज कीजिएगा, मेमोराइज कीजिएगा, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। बेटा D2 रिसेप्टर का काम क्या होता है थोड़ा बता दें। बेटा D2 रिसेप्टर का काम बहुत काम है बेटा। D2 रिसेप्टर लिम्बिक सिस्टम की बात करें तो मेंटल प्रोसेस में D2 रिसेप्टर आपके बात करें एंटी रिपिटेटरी पे, तो वहां ये क्या करता है साहब? आपके हाइपोथैलेमस से आने वाला जो डोपामाइन है वो D2 रिसेप्टर पर जुड़ता है, उसी वजह से जो आपका प्रोलैक्टिन है वो रुकता है साहब, मतलब वहां पर प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन का काम करता है। यही डोपामाइन की बात करें तो आपके बेसल गैंग्लिया में भी है, वो मूवमेंट में काम करता है। तो साहब इसके बहुत वर्सेटाइल रोल है। अभी अपन बात कर रहे हैं कि लिम्बिक सिस्टम की, अभी हम बात कर रहे हैं साइकोसिस की, ज्यादा हम डिटेल में जा नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा आपके नॉलेज के गेन के हिसाब से मैंने बता दिया। तो बेटा एंटीसाइकोटिक जो किसके इलाज में काम ले रहे हैं? साइकोसिस। कारण क्या है साहब? डोपामाइन की एक्टिविटी बढ़ी हुई है, तो हम डोपामाइन की एक्टिविटी को घटाने के लिए क्या देंगे? डोपामाइन का असर कम करने वाली दवा देंगे। डोपामाइन या कौन से रिसेप्टर पे काम कर रहा है? D2 पे, तो क्या देंगे? D2 ब्लॉकर देंगे। और टिपिकल D2 ब्लॉकर मतलब पुराने D2 ब्लॉकर, अटिपिकल मतलब नए। जो माइनर D2 ब्लॉकर हैं और मेजर 5-HT2 ब्लॉकर हैं, जैसे कि क्लोजापिन है, आपका रिस्पेरिडोन है, जिप्रासिडोन है, ये बहुत सारी दवाइयां हैं और उन पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में आती है। तो बेटा एंटीसाइकोटिक की अपन बात करें, जैसे एंटीसाइकोटिक दूंगा उसके थॉट सही होंगे, बिहेवियर सही होगा, परसेप्शन सही होगा, इवोल्यूशन सही होगा। परसेप्शन की बात करें, मिसपरसेप्शन की बात करें तो साहब इल्यूजन और डेल्यूजन, सॉरी इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन दोनों में फायदा मिलेगा। इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन दोनों में फायदा मिलेगा। मतलब आपको पेशेंट के अंदर उसके विचार भी सही लग रहे हैं, उसका बिहेवियर भी सही लग रहा है, इल्यूजन भी नहीं है, हेल्यूसिनेशन भी नहीं है, इवोल्यूशन भी सही है। पेशेंट के अंदर आपको डेल्यूजन भी कम देखने को मिलेगा, फॉल्स बिलीफ भी नहीं होगा, एंग्जाइटी भी कम होगी, हाइपर एक्टिविटी भी कम होगी। कुल मिलाकर आपको उस पेशेंट के अंदर ऐसे रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे जहां आप कहेंगे कि भैया इस पेशेंट के अंदर सैल्यूटरी थेरेपेटिक इफेक्ट आए। तो बेटा जो एंटीसाइकोटिक है उसकी मैं बात करूं, कौन कौन सी दवाइयां काम में लेते हैं? क्लोरप्रोमाजीन और हेलोपेरिडोल। क्लोरप्रोमाजीन 25 mg और 50 mg टैबलेट आती है आपके लिस्ट में जो शामिल है PSC पर। 25 mg 50 mg की गोली आती है। हेलोपेरिडोल का 5 mg पर ml का इंजेक्शन आता है, इसकी टैबलेट भी आती है, पर वो टैबलेट आपके सप्लाई में नहीं है। आपके सप्लाई में क्लोरप्रोमाजीन और हेलोपेरिडोल में क्या क्या है? क्लोरप्रोमाजीन 25 mg 50 mg की टैबलेट सप्लाई में, हेलोपेरिडोल 5 mg पर ml का इंजेक्शन सप्लाई में, आने को क्लोरप्रोमाजीन का 50 mg का इंजेक्शन भी आता है। अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये सब के सब क्या है? ये दोनों के दोनों ही D2 ब्लॉकर हैं। दोनों के दोनों ही क्या है? D2 ब्लॉकर। बोले तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्लोरप्रोमाजीन? ऑप्शन में एंटीसाइकोटिक, ऑप्शन में D2 ब्लॉकर, ऑप्शन में टिपिकल एंटीसाइकोटिक। आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। आपको पता होना चाहिए क्लोरप्रोमाजीन हेलोपेरिडोल क्या है। क्या एंटीसाइकोटिक है? यस। क्या ये D2 ब्लॉकर है? यस।
क्या ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक है? यस, ये तीनों के तीनों ही है। तो बेटा अगर आप किसी पेशेंट को क्लोरप्रोमाजीन देते हैं, हेलोपेरिडोल देते हैं, तो कौन से रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करेगा? D2 रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करेगा। और D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने की वजह से जो डोपामाइन का इफेक्ट आ रहा है, जिस वजह से आपको साइकोसिस हो रहा है, वो फीचर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो बेटा अब आपसे मैं पूछूं, क्या क्लोरप्रोमाजीन का इंजेक्शन भी आता है? बिल्कुल आता है, 50 mg पर ml का इंजेक्शन आता है। अब आपसे कोई पूछे इनका इस्तेमाल कहाँ होगा, आपसे कोई पूछे बोला कहाँ इनका इस्तेमाल होगा, तो बोला कि इनका इस्तेमाल कहाँ होगा, आपसे कोई पूछे शॉर्ट में बोलते हैं CPZ, क्लोरप्रोमाजीन 25 mg 50 mg टैबलेट और 50 mg का इसका इंजेक्शन आता है, 50 mg का इसका क्या आता है? इंजेक्शन आता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको पता होना चाहिए, क्लोरप्रोमाजीन एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक है और टिपिकल एंटीसाइकोटिक है और ये D2 ब्लॉकर है, साइकोसिस के इलाज में काम में आता है। सारी दुनिया जानती है एंटीसाइकोटिक है तो साइकोसिस के इलाज में काम में आता है, और साइकोसिस में स्पेशली कहां पर? फंक्शनल, और फंक्शनल की बात करें तो कहां पर? सिजोफ्रेनिया, ये रट लीजिएगा। और बात करें कहां काम में आता है, बोला और कहां काम में आता है? बोला मेनिया, किसके इलाज में काम में आता है? बोला मेनिया के इलाज में। बोला कौन सा मेनिया? बोला एक्यूट मेनिया। बोला क्यों? बोला मेनिया में तो लिथियम देते हैं, सारी दुनिया जानती है। बोला मेनिया में तो साहब लिथियम देते हैं। बोला फिर ये कहां से आ गया? बोला बेटा लिथियम दूंगा तो 1 to 3 वीक लग जाएंगे, क्या पेशेंट को जब तक मैं एक्यूट मेनिया में परेशान होने दूंगा? बिल्कुल नहीं। तो लिथियम तो मैं दूंगा और उस लिथियम का असर 1 से 3 वीक में आएगा, तो जब तक उस लिथियम का असर नहीं आता तब तक कोई तो दवा चाहिए उसको संभाले। तो एक्यूट मेनिया के अंदर हम क्लोरप्रोमाजीन या हेलोपेरिडोल का इंजेक्शन देते हैं IM, और 1 से 3 दिन में 1 to 3 डेज 1 to 3 डेज में हमें कंट्रोल देखने को मिलता है, 1 to 3 डेज में। और कब तक देते हैं? जब तक लिथियम का असर नहीं आने लग जाता। ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये नहीं कहा कब मेनिया का मैं कंप्लीटली इलाज क्लोरप्रोमाजीन हेलोपेरिडोल से करूंगा। मैंने कहा मेनिया में दूंगा तो लिथियम, पर लिथियम स्लो काम करती है, 1 से 3 सप्ताह लेती है असर दिखाने में। जब तक क्या पेशेंट परेशान होता रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो जब तक लिथियम का असर नहीं आ जाता तो लिथियम के साथ में शुरू से ही हम क्लोरप्रोमाजीन या हेलोपेरिडोल का इंजेक्शन लगाएंगे, IM लगाएंगे, और 1 से 3 दिन में सर इसका असर आएगा। तो मैं से बोल सकता हूं रैपिड कंट्रोल, काहे के लिए देते हैं अपन? रैपिड कंट्रोल। तो रैपिड कंट्रोल करने के लिए एक्यूट मेनिया का आप कौन सी दवा देते हो? क्लोरप्रोमाजीन और हेलोपेरिडोल। बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्लोरप्रोमाजीन और हेलोपेरिडोल नाम की दवा रैपिड कंट्रोल ऑफ एक्यूट मेनिया के लिए दी जाती है। ये रट लेना, याद कर लेना, लिख लेना। 1 से 3 दिन में बेनिफिट देती है। और कब तक देते रहते हैं? जब तक लिथियम का असर नहीं आता। क्यों देते हैं? क्योंकि लिथियम का असर देर से आता है, 1 से 3 सप्ताह में आता है। तो ये बात आपको सबको याद हो जानी चाहिए। अब आपको यहाँ पर एक और शानदार क्वेश्चन, इसका जो इंजेक्शन लगाया जाता है क्लोरप्रोमाजीन और हेलोपेरिडोल का, डीप IM जेड टेक्निक से, रायपुर एम्स 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। हेलोपेरिडोल का इंजेक्शन कैसे लगता है? आपको याद होना चाहिए डीप IM, क्योंकि आपकी लिस्ट में इंजेक्शन है, आपको पता होना चाहिए हेलोपेरिडोल का इंजेक्शन कैसे लगता है। जवाब होगा डीप IM जेड टेक्निक। क्यों? क्योंकि जो दवाइयां इरिटेशन करती है, अगर आप उनको डीप इंसर्ट करेंगे तो लीकेज नहीं होगी तो इरिटेशन कम होगी। आप सबको पता है सबक्यूटेनियस के नीचे मसल होती है, मतलब मसल में से लीक होगी तो साफ कहाँ आएगी? सबक्यूटेनियस में आएगी, और सबक्यूटेनियस में नर्व एंडिंग ज्यादा होती है तो कोई भी इरिटेटिंग नेचर की ड्रग अगर सबक्यूटेनियस में आएगी तो इरिटेशन करेगी। तो उस लीकेज को रोकने के लिए इनको हम डीप IM देते हैं। किसको? हेलोपेरिडोल और क्लोरप्रोमाजीन नाम की दवा को। तो बेटा क्लोरप्रोमाजीन 25 से 50 mg 50 mg का इंजेक्शन, हेलोपेरिडोल का इंजेक्शन मैंने बताया था, आपको बताया था हेलोपेरिडोल का इंजेक्शन। तो बेटा क्लोरप्रोमाजीन और हेलोपेरिडोल 2 दवाइयां हैं आपके लिस्ट में, आपको बता देता हूं। और कहां यूज होगी? साइकोसिस, मेनिया। तीसरा जो यूज है
कहाँ यूज कर सकते हैं अपन, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, यहाँ पर ये इतनी इफेक्टिव नहीं है। ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम में आप इतना याद रख लीजिएगा, यहाँ पर पेशेंट के अंदर आपको यू देखिएगा, आपको कंफ्यूज्ड बिहेवियर देखने को मिलेगा, डिसओरिएंटेशन देखने को मिलेगा, इरिटेशन देखने को मिलेगा। तो बेटा ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम में एंटीसाइकोटिक के तौर पर हम क्लोरप्रोमाजिन, एलोपेरिडोल को यूज, तो क्लोरप्रोमाजिन को विशेषतर यूज करते हैं, पर ये इतना एज सच इफेक्टिव नहीं है जितना काम है साइकोसिस और मेनिया में जितना इफेक्टिव है, यहाँ पर इतना इफेक्टिव नहीं है। तो एक बार फिर से दोहराइएगा, क्लोरप्रोमाजिन की टेबलेट 25 mg और 50 mg की टेबलेट आती है, और इंजेक्शन 50 mg पर ml का आता है। साइकोसिस में काम में आता है, मेनिया में काम में आता है, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम में काम में आता है, और कुछ हद तक एंजाइटी में भी काम में आता है। और इसका एक और यूज है, कहीं के तौर पे काम में ले सकते हैं इसको अपन, एंटी इमेटिक, पावरफुल एंटीमेटिक। क्यों? क्योंकि ये D2 रिसेप्टर पे काम करता है, ये D2 ब्लॉकर है, और D2 ब्लॉकर होने की वजह से CTZ कीमो ट्रिगर जोन पे काम करेगा, और कीमो ट्रिगर जोन वोमिटिंग सेंटर का एडजेसेंट सेंटर है। जब जब डोपामाइन D2 रिसेप्टर ऑफ CTZ पे जुड़ता है, वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होता है, जिससे वोमिटिंग आती है। अगर मैं D2 ब्लॉक कर दूंगा तो CTZ का जो D2 रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो बेटा उसके द्वारा आने वाली वोमिटिंग नहीं आएगी। तो बेटा क्लोरप्रोमाजिन नाम का एंटीसाइकोटिक पावरफुल एंटी इमेटिक भी होता है, आपको पता होना चाहिए। क्लोरप्रोमाजिन नाम का एंटीसाइकोटिक पावरफुल एंटी इमेटिक भी होता है, याद रख लेना, ये क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आ सकता है। और इसी का एक डेरिवेटिव आप में से कहीं ने सुना होगा, प्रोक्लोपरेजिन, जिसे दुनिया स्टेमेटिल के नाम से भी जानती है, बहुत पावरफुल एंटीमेटिक है। वर्टिगो प्लस इमेसिस अगर हो रहा हो तो वहां पर काम में लेते हैं प्रोक्लोपरेजिन। वो किसका भाईबंद है? वो क्लोरप्रोमाजिन का भाईबंद है। और एक और शानदार यूज बताता हूं, हिकअप्स के अंदर भी, हिचकी के अंदर भी ये काम में आती है। अगर आपसे कोई पूछे, बोला ये कहाँ काम में आती है, हिकअप्स, हिचकी के अंदर भी काम में आती है। हिकअप्स में क्या क्या दे सकते हो? हिकअप्स में आप मेटाक्लोप्रामाइड MCP दे सकते हो, और आप क्या दे सकते हो हिकअप्स के अंदर? आप हिकअप्स के अंदर क्या दे सकते हो? हिकअप्स के अंदर मैंने बताया आपको स्टेमेटिल, बोले तो प्रोक्लोपरेजिन, स्टेमेटिल दे सकते हो। तो शानदार, आपको ये याद होनी चाहिए चीजें, क्योंकि हिकअप्स एक बहुत कॉमन चीज है। हिचकियां आती है, लोगों को परेशान होते हैं, रुकती नहीं है, तो हिचकी के अंदर मेटाक्लोप्रामाइड एक उल्टी की दवा है जो काम में आती है। हिकअप्स के अंदर स्टेमेटिल, ये भी उल्टी की दवा है। प्रोक्लोपरेजिन ये भी काम में आती है। तो आपको याद होना चाहिए हिकअप्स के अंदर क्या क्या यूज कर सकते हैं। सामान्यतः MCP देते हैं, इससे फायदा नहीं हुआ तो अपन स्टेमेटिल भी दे सकते हैं। तो फटाफट यूज गिनवाइएगा मुझे, कितने यूज हो गए क्लोरप्रोमाजिन का। पहला यूज साइकोसिस में, फंक्शनल साइकोसिस, बोले तो सीजोफ्रेनिया, पैरानोइड स्टेट भी आता है पर मेनली सीजोफ्रेनिया। उसके बाद मेनिया में कौन सा? एक्यूट, किसके लिए? रैपिड कंट्रोल के लिए क्या देंगे? इंजेक्शन। क्या देंगे? इंजेक्शन। किसका? क्लोरप्रोमाजिन और एलोपेरिडोल का। इंपॉर्टेंट पॉइंट नर्स के हिसाब से डीप IM दिया जाएगा, क्योंकि इससे इरिटेशन होती है। और बात करें कहाँ देंगे? OBS में देंगे। और बात करें एंटी एंजाइटी भी होता है पर प्रेफर नहीं होता है। उसके बाद बात करें और कहाँ यूज होगा? एंटीमेटिक के तौर पर यूज होगा। और बात करें कहाँ यूज होगा? हिकअप्स के अंदर यूज होगा। तो 6 यूज हो गए, साइकोसिस हो गया, मेनिया हो गया, और एंजाइटी हो गया, और आपका एंटीमेटिक हो गया, और आपका हिकअप, सॉरी, 5 यूज हो गए। तो इन पांचों कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किसका? क्लोरप्रोमाजिन और हेलोपेरिडोल का। अब आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो हेलोपेरिडोल है ये पोटेंट D2 ब्लॉकर है बेटा। पोटेंट D2 ब्लॉकर, बहुत शक्तिशाली D2 ब्लॉकर है। पोटेंट D2 ब्लॉकर, इसका बहुत जोरदार एक्शन होता है, बहुत तेजी से इसका असर आता है। तो ये एक्यूट यूज कहीं के लिए सुटेबल है, ये एक्यूट यूज, ये याद कर लीजिएगा। हेलोपेरिडोल पोटेंट D2 ब्लॉकर है, कहीं के लिए काम में आती है? एक्यूट यूज के लिए काम में आती है। तो ये क्लोरप्रोमाजिन को आप लॉन्ग टर्म में भी काम में ले सकते हैं। हेलोपेरिडोल का जो इंजेक्शन काम में ले रहे हैं
बेटा वो पोटेंट D2 ब्लॉकर है, तुरंत असर आता है, एक्यूट यूज के तौर पे काम में आती है। आपको बता दूं इससे एक शानदार बात है, मोर चांस ऑफ ईपीडी एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंसेस की संभावनाएं हेलोपेरिडोल से बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको लंबे टाइम तक इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंसेस की संभावनाएं हेलोपेरिडोल से बहुत ज्यादा होती है। आपको पता होना चाहिए ईपीडी का कारण क्या है, डिक्रीज डोपामाइन एक्टिविटी, डिक्रीज डोपामाइन एक्टिविटी। जब जब डोपामाइन की एक्टिविटी कम होगी, क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं, आप पेशेंट को हेलोपेरिडोल दे सकते हैं, आप पेशेंट को क्लोरप्रोमाजीन दे सकते हैं, आप चाहते हैं तो उसके लिम्बिक सिस्टम में डिक्रीज डोपामाइन एक्टिविटी हो जाए। बहुत अच्छे बेटा आप चाहते हैं, पर जिंदगी में हर वो काम थोड़ी होता है जो आप चाहते हैं। आपने सोचा बहुत अच्छी बात है, आप चाहते हैं हो जाए, आप चाहते हैं एक पेशेंट के लिम्बिक सिस्टम में डोपामाइन की एक्टिविटी कम हो जाए, जिससे आप कौन सा इफेक्ट ला सके, एंटीसाइकोटिक। ठीक है साहब, चाहते हो आप, ठीक है आएगा, पर दुनिया में हर वही काम नहीं होता जो आप चाहते हो। आपने D2 ब्लॉकर दिया, हेलोपेरिडोल दिया, क्लोरप्रोमाजीन दिया, एंटीसाइकोटिक दिया, लिम्बिक सिस्टम में डोपामाइन की एक्टिविटी कम हुई, बिल्कुल हुई, पर क्या आप क्लोरप्रोमाजीन को कह सकते हो ए क्लोरप्रोमाजीन तो लिम्बिक सिस्टम में जाना, बेसल गैंग्लिया में मत जाना, तो एंटीरियर पिट्यूटरी में मत जाना। क्या आप डोपामाइन ना, क्या आप उस क्लोरप्रोमाजीन की गोली को, क्या आप उस हेलोपेरिडोल की गोली को गाइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप दवा दे सकते हैं, दवा ब्लड में जाएगी, ब्लड के सहारे वो जब ब्रेन में जाएगी, उसका असर लिम्बिक सिस्टम पे भी आएगा, उसका असर बेसल गैंग्लिया पे भी आएगा, उसका असर एंटीरियर पिट्यूटरी पे भी आएगा। तो बेटा जहां असर चाहिए वो तो थेरेपेटिक इफेक्ट होगा, और जहां नहीं चाहिए वही एडवर्स इफेक्ट होगा। ये जो D2 ब्लॉकर है ये एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंसेस क्यों करता है, डिक्रीज डोपामाइन एक्टिविटी करता है, कहां पर, बेसल गैंग्लिया में। बेसल गैंग्लिया बोले तो एक्स्ट्रा पिरामिडल रीजन में। तो बेटा जो एक्स्ट्रा पिरामिडल एरिया है, वहां जो बेसल गैंग्लिया है, वहां पर डोपामाइन की एक्टिविटी कम होगी। उस डोपामाइन की एक्टिविटी कम होने से क्या होता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंसेस क्यों कम होगी, क्योंकि दवा क्या है, D2 ब्लॉकर। दवा क्या है, D2 ब्लॉकर। तो वहां पर जितने भी D2 रिसेप्टर है उन पर डोपामाइन का असर नहीं आने देगी, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंसेस होंगे। क्या क्या होते हैं आप सबको पता होना चाहिए, पार्किंसन। पार्किंसन, अगर मैं आपसे बात करूं ईपीडी की, क्या क्या ईपीडी देखने को मिल सकता है, बोले तो पार्किंसन। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बोला कौन कौन से एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंसेस आपकी एंटीसाइकोटिक से हो सकते हैं, पार्किंसन हो सकता है, एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया हो सकता है, बोला और क्या हो सकता है, एकाथीसिया हो सकता है, और क्या हो सकता है, बोलो और बात करें तो मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम हो सकता है, और बात करें तो क्या हो सकता है, लास्ट में बात करें तो साहब देखिए बेटा क्या क्या हो सकता है एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंसेस में, पार्किंसन, एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया, अकाथीसिया, मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम, और लास्ट में बात करें तो टार्डिव डिस्काइनेशिया। मतलब कहने की बात यह, मुद्दे की बात यह है, अभी तक तो आपका काम था पेशेंट को, आप डॉक्टर ने दवा लिखी, आपने उसको एडमिनिस्टर कर दी, और मजे की बात है अब आपको दवा लिखना है, एडमिनिस्टर करना है, और वहां पर आप सुपरविजन में है, तो सारी समस्याओं को प्राइमरी लेवल पर आपको डील करना है। तो आपको पता होना चाहिए इस पेशेंट को क्या दिक्कत हो रही है। एक पेशेंट को आपने एंटीसाइकोटिक दिया, या वो एंटीसाइकोटिक पे है, वो क्लोरप्रोमाजीन नाम की गोली खा रहा है, एंटीसाइकोटिक खा रहा है, सीपीजेड खा रहा है, वो आपके पास एक कंप्लेंट लेके आया, तो भैया इस गोली को लेने से मुझे रिजिडिटी हुई, मुझे ट्रेमर हुए, मुझे हाइपोकाइनेशिया हुआ, तो वो जो रिजिडिटी, ट्रेमर, हाइपोकाइनेशिया की प्रॉब्लम बता रहा है, तो मतलब आप ये समझिएगा पेशेंट क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है पार्किंसन। क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, पार्किंसन। अगर किसी पेशेंट को रिजिडिटी, ट्रेमर, हाइपोकाइनेशिया हुआ तो पेशेंट कौन सा आईपीडी एक्सपीरियंस कर रहा है, पार्किंसन। इसे कहूंगा ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन। और यहां पर जो आरएक्स होगा वो होगा बेंजहेक्सोल। क्या होगा यहाँ पर आरएक्स, बेंजहेक्सोल। एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया ये सबसे खतरनाक और सबसे अर्ली आने वाला एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंसेज है एंटीसाइकोटिक से। और आपको पता होना चाहिए
एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया हुआ, अचानक से उसकी किसी मसल में स्पाज्म, जैसे नेक स्पाज्म हुआ, तो साहब यहाँ पर आप क्या देंगे, प्रोमिथाजीन। क्या देंगे, प्रोमिथाजीन। अकाथीसिया, एक पेशेंट बोल रहा है तो साहब जब से मैं उसके अटेंडर बोल रहे हैं, आपने जब से दवाइयां दी है ये कांट सिट प्रॉपर्ली, एक जगह बैठता नहीं है, कभी इधर मूव करता है, कभी उधर मूव करता है, कभी यहाँ जाता है, कभी वहां जाता है। तो बेटा इस सिचुएशन को बोलते हैं अकाथीसिया। यहाँ पर दवा दी जाती है प्रोप्रेनोलोल। प्रोप्रेनोलोल। मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम, लगातार न्यूरोलेप्टिक देने से जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उन्हें बोलते हैं MNS। यहाँ पर दी जाती है डेंट्रोलीन। डेंट्रोलीन। डेंट्रोलीन रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ईपीडी में 5 है। पार्किंसन में बेंजेक्सोल ड्रग इंड्यूस्ड है क्योंकि ये एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया में प्रोमिथाजीन, अकाथीसिया में प्रोप्रेनोलोल, मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम में डेंट्रोलीन, और आपके टार्डिव डिस्काइनेशिया इनवॉलंटरी मूवमेंट जो आते हैं, ऐसे कर रहा है पेशेंट या ऐसे कर रहा है, तो साहब जो उसकी इनवॉलंटरी लिम्ब मूवमेंट आ रही है, इसकी कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है। तो बेटा ईपीडी के अपन ने बात की, तो बेटा ईपीडी के चांसेस हेलोपेरिडोल से बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने ईपीडी बताया। और एक और खास बात बताऊं तो जो ये क्लोरप्रोमाजीन हेलोपेरिडोल है, इनसे गैलेक्टोरिया और गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। गैलेक्टोरिया और गायनेकोमेस्टिया। बोला और क्या हो सकता है इनसे, बोला गैलेक्टोरिया हो सकता है, गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। क्यों, क्योंकि सीरम प्रोलैक्टिन लेवल को बढ़ाती है। तो बेटा गैलेक्टोरिया गायनेकोमेस्टिया भी होता है क्योंकि किसको बढ़ाती है, सीरम प्रोलैक्टिन लेवल को। सीरम प्रोलैक्टिन लेवल को कौन बढ़ाती है, तो बेटा क्लोरप्रोमाजीन हेलोपेरिडोल नाम के टिपिकल एंटीसाइकोटिक सीरम प्रोलैक्टिन लेवल को बढ़ाते हैं। तो इनसे गैलेक्टोरिया फीमेल में और गायनेकोमेस्टिया मेल में होता है, आप सब जानते हैं। एक शानदार क्वेश्चन और बताता हूं, तो बेटा जो आपकी ये एंटीसाइकोटिक है उनसे वेट गेन और बोले तो इंक्रीज एपेटाइट और वेट गेन होता है। और कौन से एंटीसाइकोटिक से वेट गेन नहीं होता, कौन से एंटीसाइकोटिक से एपेटाइट नहीं बढ़ती, तो आंसर जाएगा हेलोपेरिडोल। शानदार क्वेश्चन, क्योंकि हेलोपेरिडोल लिस्ट में है, पूछ सकता है वो, तो हेलोपेरिडोल से रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। हेलोपेरिडोल नाम की दवा ना तो भूख बढ़ाती है और ना वजन बढ़ाती है। इंक्रीज एपेटाइट वेट गेन किसके साथ, एंटी साइकोटिक के साथ प्रॉब्लम है, पर नॉट विद, आप लिख सकते हैं हेलोपेरिडोल के लिए नॉट। कहने का मतलब इंक्रीज एपेटाइट वेट गेन एंटीसाइकोटिक के साथ होता है और हेलोपेरिडोल के साथ नहीं होता। तो नॉट विद हेलोपेरिडोल के साथ क्या फीचर नहीं आता, इंक्रीज एपेटाइट वेट गेन हेलोपेरिडोल के साथ नहीं होता। आपको ये बात याद रखनी है। तो बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन है कि बेटा क्या एंटीसाइकोटिक से वेट गेन होता है, भूख बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। इंक्रीज एपेटाइट वेट गेन एंटीसाइकोटिक के साथ होता है, पर हेलोपेरिडोल के लिए क्या लिखेंगे, नॉट विद। तो कौन से एंटीसाइकोटिक से वेट गेन नहीं होता, आंसर इज व्हाट, हेलोपेरिडोल। तो बेटा ये आपको याद होनी चाहिए। मोर चांस ऑफ ईपीडी है और वेट गेन नहीं है। गैलेक्टोरिया गायनेकोमेस्टिया है, बिल्कुल है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये किसके बारे में डिस्कस किया अपन ने, ये अपन ने डिस्कस किया किसके बारे में, एंटी साइकोटिक के बारे में। तो ये जो एंटी साइकोटिक अपन ने डिस्कस किए, देखिएगा बेटा एंटी साइकोटिक में कौन कौन सी दवाइयां थी, आपका क्लोरप्रोमाजीन और हेलोपेरिडोल, इनके बारे में काफी कुछ डिस्कस किया। और मोटे मोटे तौर पर आपको क्या याद रखना है, एंटीसाइकोटिक में क्लोरप्रोमाजीन हेलोपेरिडोल दो आपके लिस्ट के अंदर है। इन दोनों की मैं बात करूं तो बेटा ये D2 ब्लॉकर होते हैं, ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक होते हैं। ये D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हुए डोपामाइन की बढ़ी हुई एक्टिविटी को कम करते हैं, इस वजह से इनका एंटीसाइकोटिक इफेक्ट होता है। सेकेंडरी यूजेस में और देखें तो ये मेनिया के रैपिड कंट्रोल में भी काम में आते हैं। और बात करूं तो और कहाँ काम में आते हैं, ये मेनिया के अलावा और कहाँ काम में आते हैं, ये ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम में भी काम में आते हैं, एंटी एंजाइटी के तौर पे भी काम में आते हैं। तो बेटा ये बहुत सारे यूजेज है और ये कब्ज में भी काम में ले सकते हैं और एंटी इमेटिक के तौर पे भी काम में आते हैं। तो ये सारे इनके यूजेस थे। अब हेलोपेरिडोल के बारे में मैंने इतना ही बताया कि ये एक्यूट यूज के लिए सूटेबल है क्योंकि ये पोटेंट D2 ब्लॉकर है, इसको रूटीन में हम यूज नहीं करते हैं, लंबे टाइम तक यूज नहीं करते हैं। क्लोरप्रोमाजीन को लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने डिस्कस की। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इनसे क्या क्या होगा, इनसे अपन बात करें
एडवर्स इफेक्ट में आपको पता होना चाहिए एक्स्ट्रापिरामिडल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। एक्स्ट्रापिरामिडल डिस्टर्बेंसेस की अपन बात करें तो मैंने बताया वहां पर क्या क्या है। वहां पर मैंने बताया ड्रग इंड्यूस पार्किंसन है, वहां पर मैंने बताया आपको अकाथीसिया हो सकता है, वहां पर एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया हो सकता है, मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम हो सकता है, टार्डिव डिस्काइनेसिया हो सकता है। ये सारे फीचर अपन ने डिस्कस किए इनके बारे में। और इनसे क्या हो सकता है, इनसे गैलेक्टोरिया गायनेकोमिस्टिया भी हो सकता है, सीरम प्रोटीन लेवल को ये बढ़ाते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं अपन अगली क्लास पे। ये सारे क्वेश्चंस ध्यान रखना, ये मैं जो बता रहा हूँ लास्ट में मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे, मैं क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए डिस्कशन के लिए। आखिरी में जब ये एंटी एंजाइटी, एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेशन खत्म होंगे तो आखिरी में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, तो वो डिस्कशन में सारी नॉलेज काम में आएगी, आपको पता होना चाहिए। एंटी एंजाइटी। अब दूसरी कैटेगरी पे आते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स की, एंटी एंजाइटी। दूसरी ड्रग्स दूसरी कैटेगरी पे आते हैं बेटा एंटी एंजाइटी। पहले डिस्कस कर ली एंटी साइकोटिक, दूसरी बात है एंटी एंजाइटी पे। दो दवाइयां अल्प्राजोलाम और डायजेपाम। अल्प्राजोलाम 0.25 mg 0.5 mg टैबलेट आती है, डायजेपाम 5 mg की टैबलेट आती है और 10 mg का इसका इंजेक्शन आता है। तो डायजेपाम टैबलेट और इंजेक्शन दोनों में सप्लाइड होता है, जबकि अल्प्राजोलाम की क्या आती है, केवल गोली आती है। तो आपको पता होना चाहिए जो एंटी एंजाइटी हम पढ़ रहे हैं वो किसके इलाज में काम में आते हैं, पहले तो ये डिस्कस कर लो। एंटी एंजाइटी किसके इलाज में काम में आते हैं, तो एंटी एंजाइटी मेनली किसके इलाज में काम में आते हैं, एंजाइटी, और किसके इलाज में काम में आते हैं साथ में, फोबिया। तो एंजाइटी और फोबिया के इलाज में काम में आते हैं। तो एंजाइटी क्या है, व्हाट इज एंजाइटी? बहुत सीधे शब्दों में कहूं तो ये एक इमोशनल स्टेट है, एक भावनात्मक स्थिति है, जहां पर क्या होती है, अनईजीनेस, डिस्कंफर्ट, अनईजीनेस होता है, और साथ में क्या होता है, डिस्कंफर्ट और कंसर्न अबाउट इंपॉर्टेंट चीज, फ्यूचर थ्रेट। ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज एंजाइटी? आपसे कोई पूछे एंजाइटी क्या होता है, बोले एंजाइटी एक भावनात्मक स्थिति है। मतलब आपको बता दूं, जो नकटे हैं, जो स्टूडेंट नकटे हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको एंजाइटी होने वाली नहीं है। उन्हीं लोगों को एंजाइटी होती है जो इमोशनल होते हैं। तो एंजाइटी एक भावनात्मक स्थिति है, एक इमोशनल स्टेट है, अनईजीनेस है, जहां पर मतलब एसोसिएटेड विद अनईजीनेस, मतलब एक ऐसी भावनात्मक स्थिति है जहां पर आप असहज महसूस कर रहे हैं, एक अजीब प्रकार की बेचैनी की स्थिति में आप परेशान हैं और भविष्य की किसी निश्चित या अनिश्चित बात को लेकर आप चिंतित हैं। सपोज कल आपका एग्जाम है, तो रात को जो आप इधर से उधर करवटें बदल रहे हैं, जो आपको नींद नहीं आ रही है, जो आपको तकिए को मोड़ रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी चद्दर ओढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो बेचैनी जो परेशानी है, दैट इज कॉल्ड एंजाइटी। क्यों? क्योंकि आप भविष्य बोले तो कल, बोले तो क्या, बोले एग्जाम, उस एग्जाम की बात को लेकर आप परेशान है, बेचैन। क्यों? कि उस एग्जाम से आपके इमोशन जुड़े हैं। क्या जुड़ा है, क्या पिताजी क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी। तो जो भावनात्मक स्थिति पैदा हुई है, जहां पर आप बेचैन है, जहां पर आप परेशान है, क्योंकि भविष्य की किसी निश्चित अनिश्चित, हो सकता है पास हो जाओ, तो गारंटी थोड़ी फेल होगी। तो बेटा वो जो स्थिति पैदा हुई है, तो भविष्य की किसी निश्चित अनिश्चित बात को लेके जो हम बेचैन और परेशान हुए हैं, असहज हुए हैं, उसे हम कहते हैं एंजाइटी। और फार्माकोलॉजिकली मैं कहूंगा थोड़ा सा यहाँ पर जो सीएनएस है वो स्टिमुलेट हो जाता है, थोड़ा सा सीएनएस क्या हो जाता है, स्टिमुलेट। तो एंटी एंजाइटी क्या करती है, ये करती है साहब सीएनएस डिप्रेशन। कोई चमत्कार नहीं करती। कौन सा डिप्रेशन? माइल्ड। तो एंटी एंजाइटी जो दवाइयां होती है वो माइल्ड सीएनएस डिप्रेशन करती है, मतलब लो डोज पर सीएनएस डिप्रेसेंट दिए जाते हैं। सीएनएस डिप्रेसेंट बोले तो अल्प्राजोलाम, आपका क्लोनाजेपाम, आपका डायजेपाम, ये सब सीएनएस डिप्रेसेंट है। तो एंटी एंजाइटी किसको डिप्रेस करते हैं बेटा? सीएनएस, मतलब एंटी एंजाइटी जो दवाइयां किसको डिप्रेस करती है? सीएनएस को। आपको याद रखना है, एंटी एंजाइटी दवाइयां माइल्ड सीएनएस डिप्रेसेंट है, और माइल्ड सीएनएस डिप्रेसेंट किसको डिप्रेस करेगी? सीएनएस को। एंजाइटी में सीएनएस क्या हो रहा है? स्टिमुलेट। आप उत्तेजित हो रहे हैं, उस उत्तेजित वाली स्थिति को आपने एंजाइटी कहा। जैसे आपने एंटी एंजाइटी ड्रग दी, मतलब आपने सीएनएस डिप्रेसेंट दिया, माइल्ड दिया, हल्का सा दिमाग क्या हो जाएगा? शांत। और दिमाग शांत होते ही जो आपकी बेचैनी की जो स्थिति थी, आप इधर उधर मूव कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, याद करो उस दिन को जिस दिन आपने वाइवा दिया था,
जब वाइवा दिया जाता है तो आप जानते हैं जो बच्चा अंदर गया वो तो फ्री, जो बाहर वाले जो बच्चे होते हैं वो परेशान होते रहते हैं, बेचैन होते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। वो क्या करते रहते हैं बेटा, वो कभी दूसरे की कॉपी में देखेंगे, कभी उसमें देखेंगे, जो वाइवा देखेगा उसको पकड़ लेंगे, बता तुझसे क्या पूछा, व्हाट इज दैट कंडीशन, दैट इज एंग्जाइटी, दैट इज एंग्जाइटी। अगर वहां पर दिमाग शांत रहे तो ना तो आप इधर जाओगे ना आप उधर जाओगे, आप कोई टेंशन नहीं लोगे। तो जितनी भी एंटी एंग्जाइटी दवाइयां कोई चमत्कार नहीं करती, वो माइल्ड सीरीज डिप्रेसेंट होती है, दिमाग को थोड़ा सा शांत करती है, और उस शांति की वजह से जो आप अनइजीनेस डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे थे क्योंकि आप चिंतित थे, वो जब चिंता ही खत्म होगी, वो जब टेंशन ही खत्म हो गई, तो आपकी एंग्जाइटी अपने आप चली जाएगी। और यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, एंटी एंग्जाइटी। कौन कौन सा एंटी एंग्जाइटी, अल्प्राजोलाम और डायजेपाम। ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों ही है बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स, ये बेंजोडाइजेपिन्स क्या करते हैं, ये सीएनएस डिप्रेशन, सीएनएस डिप्रेशन आपको याद रखना है, अल्प्राजोलाम, डायजेपाम, नाइट्राजेपाम, क्लोनाजेपाम, लोराजेपाम, मिडाजोलाम, ये सब बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं बेटा। और ये सारे के सारे बेंजोडाइजेपिन्स क्या करते हैं, ये सारे के सारे बेंजोडाइजेपिन्स सीएनएस को डिप्रेस करते हैं। इसी वजह से ये एंटी एंजाइटी होते हैं, इसी वजह से ये सेडेटिव होते हैं, इसी वजह से ये हिप्नोटिक होते हैं। और आप सब जानते हैं आपका दिमाग शांत रहेगा, तो आप सब जानते हैं दिमाग शांत रहेगा तो क्या होगा, आपका दिमाग शांत रहेगा तो आपको एंजाइटी नहीं होगी, आप सुस्त रहेंगे। ज्यादा शांत हो गया तो आप सो जाएंगे और मसल्स क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, तो मसल रिलैक्सेंट भी होते हैं। और ज्यादा शांत हो गया तो आपको जो कन्वर्जन आ रहे थे तो वो भी ठीक होंगे, एंटी कन्वर्जेंट। और ज्यादा शांत हो गया तो जनरल एनेस्थीसिया। कितनी मजे की बात है, बेंजोडाइजेपिन्स नाम की दवाइयां सीएनएस पे काम करती है, मस्तिष्क को शांत करती है, इसलिए इन्हें सीएनएस डिप्रेसेंट बोलते हैं। मस्तिष्क को शांत करना है तो आप इन दवाइयों को देते हैं। सपोज डायजेपाम को, अल्प्राजोलाम स्पेशली एंटी एंजाइटी यूज होती है, पर डायजेपाम का इफेक्ट डोज डिपेंडेंट होता है। जैसे चाय में जितनी शक्कर डालोगे चाय उतनी मीठी होती जाएगी, ऐसे ही इतना खून में जितना क्या डालोगे, डायजेपाम, खून में जितना डायजेपाम डालोगे वो दिमाग को उतना ही शांत करता जाएगा, उतना ही सीरियस डिप्रेशन होगा। अगर दिमाग कम शांत हुआ तो आप रिलैक्स हो जाओगे, आपकी एंजाइटी चली जाएगी, सुस्त हो जाओगे, सेडेशन होगा, और आपकी मसल्स रिलैक्स होगी। और ज्यादा दिया तो सो जाओगे, और ज्यादा डोज दिया तो कन्वर्जन वाले पेशेंट को दिया तो कन्वर्जन नहीं आएंगे, और ज्यादा दे दिया तो जनरल एनेस्थीसिया। मजे की बात देखिएगा, दवा एक असर अनेक, दवा एक असर अनेक। तो एक ही दवा एंटी एंजाइटी के तौर पर भी काम में आ सकती है, सेडेटिव के तौर पर भी काम में आ सकती है, हिप्नोटिक के तौर पर भी काम में आ सकती है, मसल रिलैक्सेंट के तौर पर भी काम में आ सकती है, एंटी कन्वर्जेंट के तौर पर भी काम में आ सकती है, जनरल एनेस्थीसिया के तौर पर भी काम में आती है। तो आपका जो डायजेपाम है बहुत ही क्लासिक ड्रग है, बहुत ही जोरदार दवा है। सेडेटिव हिप्नोटिक में क्या अंतर है, ये सब काल्मनेस करते हैं, काल्मनेस करते हैं, बट डू नॉट इंड्यूस स्लीप, और ये इंड्यूस स्लीप करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ऐसी कंडीशन जहां पर पेशेंट में स्लीप इंड्यूस हुई है तो दवा के उस इफेक्ट को क्या कहेंगे, हिप्नोटिक इफेक्ट कहेंगे। ऐसा इफेक्ट जहां पर पेशेंट काम डाउन हुआ है तो उस इफेक्ट को क्या कहेंगे, सेडेटिव। तो डायजेपाम आपने दी है, पेशेंट की एंजाइटी चली गई तो एंटी एंजाइटी, और डोज बढ़ाई काम डाउन हुआ, सेडेटिव, और डोज बढ़ाई नींद आ गई, हिप्नोटिक, और डोज बढ़ाई कन्वर्जन आ रहे थे पेशेंट को वो ठीक हो गए, और डोज बढ़ाई जनरल एनेस्थीसिया। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज डायजेपाम, डायजेपाम क्या है, एंटी एंजाइटी है, सेडेटिव है, हिप्नोटिक है, मसल रिलैक्सेंट है, या एंटी कन्वर्जेंट है, या जनरल एनेस्थेटिक है। और आपसे आप बोलोगे सभी, और वो पूछ रहे हैं नहीं मुझे तो एक शब्द दो, बोला कि एक लाइन, मतलब आप एक स्पेसिफिक जवाब दो, इनमें से क्या है, बोला सब है, पर वर्ड क्या बोलोगे, वर्ड बोलोगे सीएनएस डिप्रेसेंट। क्या वर्ड बोलोगे, सीएनएस डिप्रेसेंट। व्हाट इज डायजेपाम, सीएनएस डिप्रेसेंट है डायजेपाम। सीएनएस डिप्रेसेंट होने की वजह से अलग अलग डोज पर अलग अलग लेवल का सीएनएस डिप्रेशन करते हुए हम अलग अलग फीचर ला सकते हैं, अलग अलग इफेक्ट ला सकते हैं, और अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। और ओवरऑल आप देखिएगा डायजेपाम को आपने आईवी लगाया, आईवी लगाया तो आप जब आईवी देंगे डायजेपाम को एंटीक्लोजेंट के तौर पे तो आप आईवी देते ही हैं, जीए में आप आईवी देते ही हैं। आपको पता है कई सारे प्रोसीजर में जैसे ईसीटी करनी है वहां पे आप आईवी देखो, आप कहाँ कहाँ देते हैं आप आईवी, डायजेपाम को आपको आईवी देना है। आप टेबलेट फॉर्म में तो एंजाइटी में देते हैं और सेडेटिव के तौर पे देते हैं, आप आईवी देना चाहते हैं तो आप आईवी हिप्नोटिक के तौर पे दे सकते हैं, आप आईवी एंटी कन्वर्जेंट के तौर पे दे सकते हैं,
आप आईवी ईसीटी में दे सकते हैं। और कोई प्रोसीजर कर रहे हो, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हो, जैसे कि आप एलएससीएस लगा रहे हो, आप लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन कर रहे हो, अंडर लोकल एनेस्थीसिया होता है, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। पर आपको लगता है पेशेंट वियोलेंट हो सकता है, वो अपना खून देख के परेशान हो सकता है, सारी दुनिया जानती है, हाथ बांधते हैं, सारी दुनिया जानती है, कर्टन लगाते हैं बीच में। पर उसके साथ साथ अगर पेशेंट को डायजेपाम दिया जाए तो उसे कुछ याद नहीं रहता और रिलैक्स रहता है, हल्का हल्का होश में रहता है, आप उससे बात भी कर सकते हो, उसको कुछ याद रहता है, मस्त रहता है, बिल्कुल रिलैक्स। तो किसी पेशेंट के अंदर आप एलएससीएस में या कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हो तो वहां पे भी डायजेपाम का आईवी यूज कर सकते हो। एडजुवेंट मतलब साथ में दे सकते हो, उस एनेस्थीसिया के साथ दे सकते हो, उसके इफेक्ट को और अच्छा करने के लिए, कंडीशन को और सुविधाजनक बनाने के लिए ईसीटी में देते ही हैं। और आपको पता है एंटीकोजेंट के तौर पर आप इसे स्टेटस एपिलेप्टिकस इमरजेंसी सिचुएशन में आप आईवी देते हैं डायजेपाम को। और आपसे कोई पूछे फेब्राइल सीजर है, वहां भी डायजेपाम दिया जाता है, तो बेटा स्टेटस एपिलेप्टिकस में तो आईवी, और फेब्राइल सीजर में जो बच्चों को बुखार की वजह से दौरे आ जाते हैं वहां पर रेक्टल रूट से, कौन से रूट से, रेक्टल। ये आया हुआ क्वेश्चन है आरयूएचएस 2014 स्टाफ नर्स में, स्टेटस एपिलेप्टिकस फेब्राइल सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, डायजेपाम। पर उसने रूट नहीं पूछा था, आप एक लेवल और आगे चले जाइए। अगर स्टेटस एपिलेप्टिकस है तो आईवी, और फेब्राइल सीजर है तो रेक्टल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये अल्प्राजोलाम और डायजेपाम की इंफॉर्मेशन थी, इनके बारे में आपने जाना। तो आप सिंपल से शब्दों में बोले, एंटी एंजाइटी में तो खाली इतना सा था, वो दवाइयां जो एंजाइटी को रिलीव करें उन्हें एंटी एंजाइटी बोलते हैं। और मैंने इनकी और डिटेल ले ली, ये बेंजोडाइजापीन होते हैं, ये सीएनएस को डिप्रेस करते हैं, ये एंटी एंजाइटी के साथ साथ सेडेटिव, हिप्नोटिक, मसल रिलैक्सेंट और आपका एंटीकोजेंट और जनरल एनेस्थेटिक भी होते हैं। और इन सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल एक वर्ड याद रख लीजिए, सीएनएस डिप्रेशन। एक ही वर्ड में आपका काम हो जाएगा, केवल अगर आप एक वर्ड याद रख लेंगे, सीएनएस डिप्रेशन। कौन कौन सी डोजेज फॉर्म, मतलब डोजेज फॉर्म में आपको दवाइयां मिलेगी, अल्प्राजोलाम मिलेगी आपको टैबलेट में, दो वेरिएंट आएंगे, 0.25 mg और 0.5 mg। डायजेपाम कितनी डोजेज फॉर्म में आएगी, दो में आएगी, टैबलेट में भी और इंजेक्शन में भी। टैबलेट 5 mg और इंजेक्शन 10 mg, ये आपको याद होना चाहिए। इनकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है। आपको पता होना चाहिए अगर आप एंटी एंजाइटी दे रहे हो, सीनियर डिप्रेशन दे रहे हो, तो पेशेंट को कहेंगे भैया तू खा तो रहा है पर याद रखना मशीन मत चलाना, गाड़ी वाड़ी मत चलाना। ये भी आपको पता होना चाहिए एज ए नर्स। आपको पता है इनसे डिजीनेस होगी, उसका सर घूमेगा, उसको चक्कर आएंगे, वर्टाइगो होगा, पता होना चाहिए आपको, वर्टाइगो होगा, डिजीनेस होगा, अटाक्सिया होगा, वो ढंग से चल नहीं पाएगा, लड़खड़ाएगा। तो बेटा कोई भी अटेंशन वाला काम अगर वो करेगा तो उसको दिक्कत आएगी, ना तो गाड़ी चलाए ना मशीनरी पे काम करे। अगर वो कौन सी दवा का सेवन कर रहा है, अल्प्राजोलाम और डायजेपाम का। इसके बाद आगे बढ़े बच्चों, तो आखिरी कैटेगरी आती है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट किसके इलाज में काम में आती है, डिप्रेशन। किसके इलाज में काम में आती है, डिप्रेशन। कैरेक्टराइज्ड बाय सैड मूड, सब जानते हैं, सबको पता है कि उदास चेहरा, दुखियारा आदमी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सेल्फ गिल्ट, जिसका कहीं मन न लगे, कहीं उसको आनंद की अनुभूति न हो, और हमेशा अपने आप को वो कोसता रहे, बेचैन रहे, परेशान रहे, और सुसाइडल टेंडेंसीज आए। तो इन सारी कंडीशंस को अपन डिप्रेशन बोल सकते हैं। तो डिप्रेशन क्यों आया, डिप्रेशन क्यों आया, सिंपल से अगर मैं आपको फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बताना चाहूं तो आपके ब्रेन में दो केमिकल है, नोर एड्रेनलिन एंड सीरोटोनिन। नोर एड्रेनलिन और सीरोटोनिन। आप सबको पता है हम हमारी जिंदगी में सब हताश होते हैं, निराश होते हैं, परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, हम सब हारते हैं। पर हारने के बाद थोड़ी देर बेचैन परेशान होने के बाद हम सब वापस उठ खड़े होते हैं, नहीं मैं दोबारा लड़ूंगा, नहीं मैं दोबारा अपना ये काम करूंगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं वन एफर्ट। तो नॉर एड्रेनलिन और सीरोटोनिन का जो काम है आपके ब्रेन में, एफर्ट मेकिंग। एफर्ट मेकिंग, आपको एक ऐसी जगह ले जाया जाए जहां काफी पानी भरा हो और आपको तैरना नहीं आता और आपको ऊपर से नीचे गिरा दिया जाए, तो आप सोचेंगे ओ अब तो मैं तो मरने वाला हूं, तो साहब क्यों मैं परेशान हूं, मैं तो मर जाता हूं। या आप ऐसा करेंगे, हाथ पैर फैलाएंगे, चिल्लाएंगे, आप हाथ पैरों को फड़फड़ाएंगे, आप मतलब पूरी ताकत लगाएंगे, आपको पता है मरना तय है, फिर भी आप परेशान हो रहे, फिर भी आप पूरा अपनी एनर्जी लगा रहे। क्यों? ये काम आप नहीं कर रहे बेटा, ये काम आपका ब्रेन करवा रहा है।
शो करवा रहा है उस ब्रेन के अंदर एफर्ट मेकिंग। वो एफर्ट मेकिंग कौन दे रहा है? नॉरएड्रेनालिन और सेरोटोनिन। जब जब आप परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, आप तकलीफ में होते हैं, मुसीबतों में होते हैं, व्हेन यू एनक्लोज इन अ विशियस सर्किल, जब आपको लगता है अब मेरा क्या होगा, मैं यहां से कैसे बाहर आऊंगा, आपके ब्रेन में जो वहां से लड़ने की ताकत, जो प्रयास करने की स्थिति है, मतलब आप प्रयास करना चाह रहे हैं, वो प्रयास कहां से आ रहे हैं? नॉरएड्रेनालिन और सेरोटोनिन के दम पे। इसे बोलते हैं एफर्ट मेकिंग। जब तक आप में एफर्ट मेकिंग है तब तक आप डिप्रेशन में नहीं है। हार वो भी रहा है, हार आप भी रहे हो, फर्क इतना सा है आप में एफर्ट मेकिंग है, उसमें एफर्ट मेकिंग नहीं है। व्हेन यू लॉस योर एफर्ट मेकिंग देन यू आर इन अ सरेंडर सिचुएशन, दैट मींस यू आर इन अ डिप्रेशन। तो बेटा एक व्यक्ति के अंदर जब नॉरएड्रेनालिन डिक्रीज, नॉरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन लेवल ऑब्लिक एक्टिविटी कहां पर? इन ब्रेन। तो देन इन दैट कंडीशन डिक्रीज एफर्ट मेकिंग, और डिक्रीज एफर्ट मेकिंग की वजह से क्या होता है? डिप्रेशन। जब किसी व्यक्ति के दिमाग में नॉरएड्रेनालिन सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाए, एक्टिविटी कम हो जाए, तो वो प्रयास करना कम कर देता है, एफर्ट मेकिंग करना कम कर देता है, और इसी वजह से वो डिप्रेशन के आगोश में चला जाता है। तो यहां से इलाज भी निकल गया भैया। फिर तो अपने को क्या बढ़ानी है? एफर्ट मेकिंग। एफर्ट मेकिंग बढ़ानी है तो आरएक्स क्या है? आरएक्स क्या है? बहुत सिंपल आरएक्स है, इंक्रीज नॉरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन लेवल ऑब्लिक एक्टिविटी इन ब्रेन। बस सिंपल सी लाइन पकड़ लो आप। डिप्रेशन की इलाज में हमें नॉरएड्रेनालिन और सेरोटोनिन का लेवल ऑब्लिक एक्टिविटी बढ़ानी है। कहां पर? ब्रेन में। तो ब्रेन में आपको किसका लेवल ऑब्लिक एक्टिविटी बढ़ानी है? नॉरएड्रेनालिन और सेरोटोनिन का। कहां से आई ये बात? तो बेटा ब्रेन, आप देखो, आप ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी में इससे अच्छा कुछ भी नहीं है जब आप आपके ब्रेन को कंट्रोल करें। When you control your brain, जब आप अपने दिमाग को नियंत्रित करते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। पर इससे बुरा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। When your brain controls you, जब आपका दिमाग आपको कंट्रोल करने लग जाए। मैं एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूँ, वहां तो ब्रेन ही कंट्रोल करता है, पर विचार आपके वश में ना हो। देखो आपके दिमाग में विचार आया, आप जा रहे हैं साहब रास्ते में, आपके दिमाग में विचार आया कि ये जो सरकारी लट्टू है इसको पत्थर मार के फोड़ दूं, आप वही कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप आपके दिमाग के वश में, और आपके दिमाग में विचार है इस लट्टू को फोड़ दूं, पर दिमाग का नहीं नहीं यार ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब सेंस, आपके दिमाग में सेंस है, आप समझ रहे हैं क्या सही और क्या गलत है, और सही निर्णय ले रहे हैं। और सही निर्णय ले रहे हैं तो मैं कहूंगा आपका दिमाग आपके वश में। तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है। पर जब न्यूरोकेमिकल लोचे होते हैं तो आपके दिमाग से आपका नियंत्रण चला जाता है। कोई भी व्यक्ति जो आज कहता है अरे यार पागल है क्या, वो मर गया, ऐसे कैसे मर गया, साला बेवकूफ है, ऐसे कोई मरते हैं, ऐसे कोई सुसाइड करते हैं, हो सकता है कुछ दिनों बाद वो खुद ही सुसाइड कर ले। क्योंकि जब तक वो ये बोल रहा था कि वो ऐसे कैसे मर गया, जब तक उसका दिमाग उसके नियंत्रण में था, और जिस दिन उसके दिमाग के नियंत्रण में आया, उसका नॉरएड्रेनालिन सेरोटोनिन गड़बड़ हुआ, उसका दिमाग कहता है क्या रखा है जिंदगी में, मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरी क्या वैल्यू है, मैं मतलब वेस्ट हूँ, कोई मतलब नहीं है मेरा। अभी आपके एक फुंसी भी होती है, उसे 3 बार आप कांच में देखते हैं, फिर आप अपने हाथ में कट भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सेल्फ गिल्ट में, आपको अपने आप कोई एहसास ही नहीं, आप अपने को बेकार, नालायक, नकारा समझते हैं। तो बेटा उस कंडीशन को हम कहते हैं डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में जो समस्या है उस न्यूरोकेमिकल समस्या है, नॉरएड्रेनालिन सेरोटोनिन का लेवल कम है, तो आप वहां पर काउंसलिंग तो करेंगे, पर ये जो नॉरएड्रेनालिन सेरोटोनिन का लेवल है इसको जब तक नहीं बढ़ाएंगे वो एफर्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर आपको 2 चीजें करनी है, उसको इजी टास्क देने हैं, उसको मोटिवेट करना है, आसान आसान काम करवाने हैं, और उसके अंदर एफर्ट मेकिंग जागे, साथ में एफर्ट भी करे, इसके लिए उसको दवाइयां देनी। पर बेटा आपको पता होना चाहिए जो दवाइयां दे रहे हैं, ऐसा नहीं है दवाई देंगे और असर आ जाएगा। 2 से 3 सप्ताह लेती है दवाइयां डिप्रेशन की। यूनिक आज मैं ट्रिप्टाइलिन खा रहा हूँ और कल मैं सुबह फर्स्ट क्लास उठूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। ये जो दवाइयां हैं डिप्रेशन की, मेनिया की, इनको असर दिखाने में टाइम लगता है। तो डिप्रेशन मेनिया की दवाइयां, डिप्रेशन मतलब मूड डाउन है, और यहाँ जो दवाइयां काम में लेते हैं उन्हें मूड इलेवेटर कहते हैं। तो मूड इलेवेट होने में 2 से 3 सप्ताह लग जाते हैं, टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। तो बेटा वो टाइम लगता है, तो वहां तक आपको पेशेंट को संभालना है, काउंसलिंग करनी है, उसे डिमोटिवेट नहीं करना, उसे मोटिवेटेड रखना है, इजी टास्क देने। तो बेटा अब जो दवाइयां एमिट्रिप्टाइलिन और इमिप्रामाइन जो आप किसके इलाज में काम में ले रहे हैं, डिप्रेशन के इलाज में काम में ले रहे हैं, डेफिनेटली किसके लेवल को बढ़ाती होगी, नॉरएड्रेनालिन और सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती होगी। तो आपको बता दूं एंटी डिप्रेसेंट क्या करती है, सिंपल सी बात करें तो सब डिप्रेशन के इलाज में काम में आती है।
RX ऑफ डिप्रेशन, सारी दुनिया जानती है। अब TCA ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एक कैटेगरी, एक कैटेगरी SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर है, और एक MAO-A इनहिबिटर है। अब ये जो TCA है, जैसे कि एमिट्रिप्टाइलिन, इमिप्रामाइन, दो ही नाम लिखूंगा, बहुत सारे हैं, एमिट्रिप्टाइलिन, नॉरट्रिप्टाइलिन, एमिप्रामाइन, डेसिप्रामाइन, क्लोमिप्रामाइन, पर आपको केवल दो नाम क्यों लिखा रहा हूं? क्योंकि दो ही आपके सिलेबस में। SSRI की बात करूं तो फ्लूओक्सेटिन, ये सिलेबस में नहीं है पर आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कई बार रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ लेता है। फ्लूओक्सेटिन और सर्ट्रालिन, और एक और होती है एसिटिलोप्राम, और यहां आता है मोक्लोबेमाइड। अब यहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं? TCA ये क्या करते हैं? ये इंक्रीज जो आपका जो नॉरएड्रेनालिन सेरोटोनिन का लेवल है ना, उसके लेवल को बढ़ाते हैं। तो उसके लिए मैं बता दूं, चलो एक लाइन और ऐड कर देते हैं। जो TCA है और SSRI है, इनका मैकेनिज्म में लिखाई देता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लिख लीजिएगा बच्चों। जो TCA ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, ये क्या करते हैं? डिक्रीज रीअपटेक ऑफ NADR एंड सीरोटोनिन। इस वजह से अगर कोई न्यूरॉन है बेटा, उस न्यूरॉन की मैं बात करूं, अगर कोई न्यूरॉन है, आप सब जानते हैं, अगर मैं न्यूरॉन की बात करूं तो वहां पर जो 5-HT है और वहां पर जो आपका नॉरएड्रेनालिन है, वह साहब नर्व टर्मिनल से रिलीज होके जब साइनेप्स में आया, और साइनेप्स में आने के बाद जब वो रिसेप्टर पे गया, पोस्ट साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक की अपन बात करें तो बेटा यहां पर जब ये पहुंचेगा तो इस कंडीशन को बोलेंगे अपटेक, और जब ये वापस चला जाएगा इसे बोलेंगे रीअपटेक। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल आंसर है इसका। आप क्या चाहते हैं? देखो, नॉरएड्रेनालिन और सीरोटोनिन है क्या? ये न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है ये? न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या करते हैं? ब्रेन के न्यूरॉन्स पे काम करते हैं, और न्यूरॉन्स पे क्या करते हैं? जो न्यूरो सिग्नलिंग है, ऐसी न्यूरो सिग्नलिंग जिससे एफर्ट मेकिंग हो, उसको ये डील करते हैं। तो अगर ये न्यूरो सिग्नलिंग को डील करते हैं तो न्यूरो सिग्नलिंग कब होगी? जब न्यूरोट्रांसमीटर प्री से पोस्ट पे जाएगा, प्री से रिलीज होगा, साइनेप्स पे आएगा, पोस्ट पे जाएगा, सिग्नल प्री से पोस्ट पे जाएंगे, न्यूरल एक्टिविटी मेंटेन रहेगी, एफर्ट मेंटेन रहेंगे। पर जब ये रिलीज होके साइनेप्स में आया, तो साइनेप्स में आने के बाद इससे पहले कि ये अपटेक होता, ये पोस्ट पे जाता, ये वापस इसका क्या हो गया? रीअपटेक। अब अगर आप नॉरएड्रेनालिन सेरोटोनिन की लेवल एक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना है? आपको इस रीअपटेक को रोकना है। जो TCA है वो नॉरएड्रेनालिन और सेरोटोनिन का जो रीअपटेक हो रहा है, उस रीअपटेक को रोकते हैं। कौन? TCA ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट देते ही जो रीअपटेक था बेटा, वो रीअपटेक कम हो जाएगा। नॉरएड्रेनालिन सेरोटोनिन जो प्री से जो पोस्ट पे जा रहा है, उसके बीच में जो साइनेप्स है, वहां साइनेप्स से जो वापस प्री में आ रहा था, वो जो प्रोसेस हो रहा था, वो प्रोसेस रुकने की वजह से उसके पास एक ही रास्ता बचेगा, वो प्री से जाएगा पोस्ट पे, और प्री से पोस्ट पे जाएगा तो न्यूरो सिग्नलिंग है वो मेंटेन रहेगी, नॉरएड्रेनालिन सेरोटोनिन की एक्टिविटी मेंटेन रहेगी, एफर्ट मेकिंग मेंटेन रहेगी, नहीं होगी तो बढ़ जाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, ग्रेजुअली इंक्रीज होगी, और डिप्रेशन रिटॉर्ड होने लगे जाएगा। SSRI केवल क्या करते हैं? SSRI केवल और केवल सीरोटोनिन, SSRI का फुल फॉर्म ही क्या है? सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये केवल और केवल सीरोटोनिन के रीअपटेक को रोकते हैं। तो बेटा SSRI केवल सीरोटोनिन को रीअपटेक को रोकते हैं, जबकि TCA नॉरएड्रेनालिन और सीरोटोनिन दोनों के रीअपटेक को रोकते हैं। और जो MAO इनहिबिटर है वो क्या करते हैं? एक MAO नाम का एंजाइम होता है जो नॉरएड्रेनालिन और सीरोटोनिन को डिग्रेड करता है न्यूरॉन के अंदर। वो MAO इनहिबिटर क्या करते हैं? उस MAO को रोक देंगे। MAO का नाम ही क्या है? MAO इनहिबिटर। जैसे आप MAO इनहिबिटर देंगे, MAO काम नहीं करेगा, तो नॉरएड्रेनालिन सीरोटोनिन का जो डिग्रेडेशन है वो नहीं होगा। एक सिंपल मैकेनिज्म थी। अपन वापस आते अपने पॉइंट पर, TCA पर, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट पर वापस आते हैं अपन। तो बेटा TCA के एग्जांपल है आपका एमिट्रिप्टाइलिन और इमिप्रामाइन। तो एमिट्रिप्टाइलिन, इमिप्रामाइन क्या करेंगे? इंक्रीज नॉरएड्रेनालिन एंड सीरोटोनिन लेवल ऑफ एक्टिविटी इन ब्रेन।
अब एसएसआरआई केवल किसके को बढ़ाते हैं? सीरोटोनिन के को। और नोर्ड्रिन सीरोटोनिन दोनों के लेवल को कौन बढ़ाते हैं? टीसीए। तो अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में क्वेश्चन आए टीसीए इंक्रीज लेवल ऑब्लिक एक्टिविटी इन ब्रेन किसका, तो साहब एग्जांपल आपको याद है कि भैया एमिट्रिप्टाइलिन इमिप्रामाइन दोनों एग्जांपल हैं, या तो इनके नाम से क्वेश्चन आ सकता है या टीसी के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। आपको जवाब देना है नॉर्ड्रिन और 5-HT। और अगर पूछे कि भैया आपका एसएसआरआई केवल किसके को बढ़ाता है, तो आपको जवाब देना है सीरोटोनिन। ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद में बात करूं, थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस करूं बेटा क्या क्या करते हैं, तो आपको बता दूं मैं, जो एमिट्रिप्टाइलिन है ये मेजर डिप्रेशन में काम में आता है। ये आपका माइग्रेन के प्रोफाइलेक्सिस में काम में आता है। आपको बता दूं आज की तारीख में करंट चॉइस ऑफ ड्रग है डिप्रेशन में एसएसआरआई, हर जगह एसएसआरआई है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर। फेमस एग्जांपल है फ्लोक्सेटिन। अगर आपसे कोई पूछे तो बेटा एक बच्चा है मेजर डिप्रेशन का, उसकी उम्र है 10 साल, 10 साल मेजर डिप्रेशन का बच्चा है, उम्र है 10 साल, उस 10 साल के मेजर डिप्रेशन वाले बच्चे को क्या दोगे आप, तो फर्स्ट चॉइस है एसएसआरआई, फर्स्ट चॉइस है एसएसआरआई। और एसएसआरआई में फ्लोक्सेटिन, ये अबोव 7 ईयर एज हम यूज कर सकते हैं, अबोव 7 ईयर, 7 साल से बड़ा बच्चा है फ्लोक्सेटिन दे सकते हो। फर्स्ट लाइन ड्रग है किसकी साहब, मेजर डिप्रेशन की। बच्चे की उम्र यहाँ 10 साल आ रही है, तो आपका आंसर जाएगा फ्लोक्सेटिन, आपका आंसर जाएगा यहाँ फ्लोक्सेटिन। 7 साल से बड़े बच्चे को दे सकते हो। पर अगर आपसे कोई पूछे नॉन रेस्पॉन्सिव केस, कौन सा केस, नॉन रेस्पॉन्सिव केस ऑफ मेजर डिप्रेशन, आपने दिया एसएसआरआई और वो नॉन रेस्पॉन्सिव केस है, क्या दें बच्चे को या क्या दें बड़े को। अगर मेजर डिप्रेशन की फर्स्ट चॉइस बोलोगे तो आंसर जाएगा एसएसआरआई, पर केस नॉन रेस्पॉन्सिव है तो उसी मेजर डिप्रेशन में आपको देना पड़ेगा बेटा टीसीए, टीसीए। तो टीसीए खुशी खुशी नहीं मजबूरी में देते हैं, फर्स्ट चॉइस है एसएसआरआई, और टीसीए खुशी खुशी नहीं देते हैं, मजबूरी में देते हैं। तो एमिट्रिप्टाइलिन नाम की दवा आप मेजर डिप्रेशन में दे सकते हो, पर फर्स्ट चॉइस है एसएसआरआई, माइग्रेन के प्रोफाइलेक्सिस में देते हैं। और बात करें ओसीडी एंड फोबिया, वहां पे भी चॉइस है एसएसआरआई। और बात करें जीएडी, वहां पे भी चॉइस है एसएसआरआई। अब बात करें इमिप्रामाइन की, बात करें किसकी, इमिप्रामाइन की। इमिप्रामाइन आपके पास 25 mg और 75 mg में आती, 25 mg और 75 mg में आती इमिप्रामाइन। अब इमिप्रामाइन के क्या क्या यूज पता होने चाहिए आपको। एक तो नोक्चुर्नल एन्यूरेसिस, याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत सी बार आया हुआ है। एक न्यूरोपैथिक पेन और एडीएचडी, इमिप्रामाइन कहां कहां देंगे, नोक्चुर्नल एन्यूरेसिस में देंगे, न्यूरोपैथिक पेन में देंगे, और अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर में देंगे। आप सब जानते हैं बच्चे को इमिप्रामाइन देना है, 25 mg एचएस देना है, और साहब अबोव 5 ईयर बच्चा होना चाहिए, अबोव 5 ईयर बच्चा होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बच्चा 5 साल से बड़ा तो है ठीक है, पर आपको कॉम्प्लिकेशन भी पता होने चाहिए। इमिप्रामाइन नोक्चुर्नल एन्यूरेसिस में देते हैं, 25 mg एचएस देते हैं, अबोव 5 ईयर देते हैं, और मजे की बात जब तक देते हैं जब तक ही गड़बड़ नहीं होती, बंद करते हैं गड़बड़ होने लग जाती है। आपको पता होगा सबको, नोक्चुर्नल मतलब रात में यूरिन आना, एन्यूरेसिस रोक न पाना, रात में आना रोक न पाना मतलब बिस्तर में हो जाना, तो इसे बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन भी बोलते हैं। बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन बच्चों में हो तो करिए, बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन। तो बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन में इमिप्रामाइन नाम की दवा 25 mg एचएस दी जाती है, 5 साल से बड़े बच्चों को दी जाती है। ऐसा क्या चमत्कार करती है बेटा, ये डेल्टा वेव स्लीप, जो डीप स्लीप होती है ना, डीप स्लीप, डिक्रीज डीप स्लीप टाइम, डिक्रीज डीप स्लीप टाइम, डेल्टा वेव स्लीप, डेल्टा वेव स्लीप। शानदार क्वेश्चन है, इमिप्रामाइन आपके सिलेबस में भी है। तो बेटा इमिप्रामाइन ऐसा क्या चमत्कार करती है जिस वजह से ये कहां पे काम आती है, नोक्चुर्नल में काम आती है। आपको जवाब देना है डेल्टा वेव स्लीप या डीप स्लीप में ये साहब उसके टाइम को कम करती है। मतलब बच्चा इसको खा के सोएगा तो डीप स्लीप में जाने का जो टाइम है वो कम होगा। अब डीप स्लीप में जाने का टाइम कम होगा तो इससे क्या होंगे, मोर चांस ऑफ वेकअप, मोर चांस ऑफ वेकअप, वेकअप कॉल आएंगे। वेकअप कॉल मतलब
जब उसको यूरिन आएगा तो उसका ब्लैडर फुल होगा, तो उसके ब्लैडर के फुल होने की सूचना तो उसके ब्रेन के पास जाएगी। आप सब जानते हैं डिट्रेसर ट्राइगोन पैरासिम्पैथिक के अंडर में है, पर जो आपका इंस्फिंक्टर है लास्ट वाला जहां से आपका यूरिन लीक होता है बेटा, वो आपके वॉलंटरी कंट्रोल में है, वॉलंटरी कंट्रोल में है। पर आप जब नींद में रिलैक्स होगा तो नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस होना है। तो बेटा इसका जो इलाज है बहुत सिंपल सा इलाज है, या तो आप ऐसा करें डिक्रीज यूरिन फॉर्मेशन कर दें, क्या देके आप डेस्मोप्रेसिन दे दीजिएगा। डेस्मोप्रेसिन देंगे तो बेटा वो एंटी डायरेटिक हार्मोन है, यूरिन कम बनेगा, पेशाब की थैली देर से भरेगी। हो सकता है बच्चा जब तक उठ जाए, रात को 4 बजे 3 बजे नॉक्टर्नल न्यूरोसिस हो रहा था, अब यूरिन कम बन रहा है तो थैली 6 बजे 7 बजे फुल हो रही है तो आराम से उठ जाएगा। या उसके वेकअप कॉल आए, थैली भर गई, सूचना ब्रेन को गई, गहरी नींद में था, वेकअप कॉल नहीं आया और सीधा मैसेज आया, इंस्पेक्टर रिलैक्स हुआ और बिस्तर में यूरिन हो गया। अब क्या होगा, वो इमिप्रामाइन खा के सोएगा तो डीप स्लीप टाइम कम होगा तो साहब क्या होगा, जैसे ब्रेन को वेकअप कॉल मिलेगा तो गहरी नींद नहीं होगी तो उसके वेकअप होने की संभावना बढ़ जाएगी। गारंटी तो नहीं है पर संभावनाएं बढ़ जाएगी, तो ये वहां पे भी काम आएगी इमिप्रामाइन। तो बेटा ये इमिप्रामाइन का यूज हुआ नॉक्टर्नल न्यूरोसिस, न्यूरोपैथिक पेन, ओल्ड पेन, क्रोनिक पेन। रायपुर एम्स 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है इमिप्रामाइन के यूजेस, नॉक्टर्नल न्यूरोसिस और न्यूरोपैथिक पेन, एडीएचडी में भी आपका काम आता है इमिप्रामाइन। तो आपको पता होनी चाहिए चीजें। तो बेटा एंटी डिप्रेसेंट के बारे में आपने जाना, डिप्रेशन के इलाज में काम में आती है और ये वो दवाइयां होती है नॉर्डिन सेरोटोनिन के लेवल एक्टिविटी को बढ़ाती है। 2 दवाइयां आपके कोर्स में एमिट्रिप्टाइलिन 25 mg आती है आपकी। एमिट्रिप्टाइलिन, आपको एक बात बता दूं, इस दवा से सेडेशन होता है इसलिए इसको एचएस लिखते हैं डॉक्टर, सोते टाइम लिखते हैं। जब भी डॉक्टर इसको लिखते हैं एचएस लिखते हैं क्योंकि इस दवा से सेडेशन होता है। एक और बात बता दूं, ये दवाइयां अरिथमिया करती है, ईसीए वाली दवाइयां, खासकर एमिट्रिप्टाइलिन। तो बेटा आपको जब भी इस दवा को देना है पहले पेशेंट की ईसीजी करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है? ईसीजी, ताकि ये पता चल सके उसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कार्डियक प्रॉब्लम हुई और अरिथमिया हुआ तो पेशेंट मर जाएगा। तो एक बहुत अच्छा आपको यहाँ पर पॉइंट नोटिस करना है कि जब भी टीसीए दी जाती है उससे पहले क्या करवाना चाहिए, उससे पहले करवाना चाहिए तो बेटा ईसीजी। नर्स के तौर पे भी आपको पता होना चाहिए, आप दवाइयां लिखने जा रहे हैं तो आपको ज्यादा पता होना चाहिए। तो टीसीए नाम की दवाइयां जो दे रहे हैं आप, उनको देने से पहले क्या करवानी चाहिए? ईसीजी। और कब देते हैं? सोते टाइम। ये प्रॉब्लम एसएसआरआई के साथ कम है, एसएसआरआई से आपको सेडेशन नहीं होता इसलिए उनको मॉर्निंग के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद लेते हैं। कितनी मजेदार बात है, फ्लोक्जेटिन सुबह नाश्ते के बाद दी जाती है क्योंकि उससे सेडेशन नहीं होता। एमिट्रिप्टाइलिन सोते वक्त दी जाती है क्योंकि उससे सेडेशन होता है। इंक्रीज एपेटाइट वेट गेन, इंक्रीज एपेटाइट एंड वेट गेन होता है इनके साथ। किनके साथ? किनके साथ इंक्रीज एपेटाइट वेट गेन होता है? आपका किसके साथ? आपका इंक्रीज और एपेटाइट और वेट गेन किसके साथ? टीसीए के साथ। इंक्रीज एपेटाइट एंड वेट गेन किसके साथ नहीं होता? एसएसआरआई के साथ। नॉट इंक्रीज एपेटाइट एंड वेट गेन। देखिए मजे की बात, क्यों एसएसआरआई पॉपुलर है? ना तो वजन बढ़ रहा, ना भूख बढ़ रही, ना साइड एंटीकोलिक साइड इफेक्ट भी कम है। इनको लेने से ड्राई माउथ होगा, इनको लेने से आपकी पिपल डायलेट होगी, ब्लडिंग ऑफ विजन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, मुंह सूखेगा, ब्लरिंग ऑफ विजन होगी। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन टीसीए से आते हैं। आपको एक सिंपल सा याद रखना है, लेस साइड इफेक्ट, लेस साइड इफेक्ट। तो पॉपुलर इन करंट अप्रोच में डिप्रेशन के इलाज में एसएसआरआई पॉपुलर है। और मजे की बात, जहां काम करने जाएंगे वहां अवेलेबल है टीसीए। तो उनके जो यूजेस याद रखने हैं आपको, क्या क्या? एमिट्रिप्टाइलिन, मेजर डिप्रेशन, नॉन रेस्पॉन्सिव केस और माइग्रेन। इमिप्रामाइन के कितने यूजेस याद रखेंगे? इमिप्रामाइन के यूजेस याद रखेंगे बेटा, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, उसके बाद और क्या याद रखोगे? न्यूरोपैथिक पेन, उसके बाद क्या याद रखोगे? एडीएचडी। ये किसके बारे में था साहब? एंटी डिप्रेसेंट के बारे में। अब लूंगा मैं क्वेश्चंस, अब लूंगा मैं क्वेश्चंस, 1 बाय 1 क्वेश्चंस लेंगे। अब देखिएगा बच्चों, पढ़िएगा।